हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, सब लोग कैसे हैं आप? एक बार बेटा सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया, सब शानदार, सुपर। दोस्तों स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज से आपका अर्थमेटिक मैथ्स का न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको इस कोर्स के बारे में बेटा पूरी जानकारियां बता दूं, बेटा सब बातें आपको समझा दूं। उसके बाद बेटा अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे और सारी बातें समझेंगे तरीके में। प्यारे दोस्तों, आज तारीख है बेटा 14 ऑफ जुलाई, दिन वेडनेसडे। दोस्तों आज से आपका अर्थमेटिक का यानी कि अंक गणित का ये बेटा कंप्लीट कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि प्रत्येक वनडे एग्जाम के लिए, प्रत्येक एक दिवसीय एग्जाम के लिए दोस्तों गणित की आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। बेटा आप मैथ्स में 100% स्कोर करने की क्षमता रखोगे तभी आप अपनी कंपटीशन वनडे एग्जाम के टारगेट को पूरा कर पाएंगे। जैसा कि आजकल जानते हैं बेटा, कट ऑफ काफी हाई जा रही है, बहुत ऊपर की कट ऑफ जा रही है। तो ये जो कट ऑफ बेटा आजकल जाती है, इसमें मैथ्स में से मैं ये मानता हूं बेटा कि आपको कम से कम भी 95% से ऊपर का स्कोर तो करना ही पड़ेगा बेटा। और इतना स्कोर तभी संभव है जब आप पूरी एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चंस को हल कर पाए। अक्सर बच्चों का ये डाउट रहता है कि हमें सर मैथ्स में दिक्कत आती है, हम मैथ्स के क्वेश्चन नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। तो प्यारे बच्चों, मैं अपने इस कोर्स में आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप अगर पूरा कोर्स पढ़ोगे तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, अभी से समझ लीजिए बेटा। एक तो रेगुलर आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। क्लास अपनी रहेगी मंडे टू फ्राइडे बेटा, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपकी क्लास चलेगी। डेली बेटा क्लास का टाइम रहेगा 4 से लेकर 5:30 बजे तक। 1.5 घंटे की बेटा आपकी क्लास रहेगी प्रतिदिन। हर क्लास के बाद दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक पीडीएफ दूंगा बेटा। पीडीएफ को पूरी आपको कंप्लीट सॉल्व करनी पड़ेगी बेटा। देखो, मेहनत करोगे तो ही रिजल्ट आएगा, मेहनत करोगे बेटा तो ही बात बनेगी बेटा। पीडीएफ को आपने शिद्दत से डेली सॉल्व करना है। जितने क्वेश्चन हो जाएं बेटा वो क्लास में बहुत बढ़िया बात है। आपसे जो नहीं हो पाएंगे बेटा उनके डाउट नेक्स्ट क्लास में हाथों हाथ ले लिए जाएंगे बेटा। पीडीएफ आपको मिलेगी बाइलिंगुअल, क्वेश्चन उसमें हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे बेटा। और प्रॉपर मैं आपको बता दूं बेटा, सीजीएल प्री और मेंस तक की बात करूं बेटा, मेंस के एग्जाम में अभी 2019 तक के जितने एग्जाम हुए हैं बेटा, मैंने मेंस तक के सारे क्वेश्चन सारे टोटल आपके साथ इन्वॉल्व कर लिए हैं बेटा। प्रीवियस वाली नहीं है बेटा, पीडीएफ मैंने अपडेट कर ली है बेटा। थोड़ा कंटेंट चेंज कर दिया है, थोड़े क्वेश्चन नए ऐड कर दिए हैं, थोड़ा और उसको बढ़िया से डिजाइन कर लिया ताकि आपके लिए और ज्यादा कंफर्ट लेवल बात आ पाए। तो प्यारे बच्चों 100% यकीन रखिए, मैथ्स आप दोस्तों सीखने जा रहे हैं बहुत अच्छे प्रकार से, इतने बढ़िया। अरे बेटा मैथ्स में मेंस में आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ लो मैथ्स को और एक बार में बेटा ऐसा कंसेप्ट सिखा दूंगा जीवन में आपको दोबारा चीजें पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा। सीएचएसएल का बेटा पूरा सिलेबस कवर होगा, सीपीयू का पूरा कवर होगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूं बेटा, मैं आपको मैथ सिखा रहा हूं, मैथ्स। और ये मैथ सीखने के बाद ना आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दीजिएगा, कोई सा भी बेटा, मैथ्स के 100% क्वेश्चन कर पाएंगे, ये अपनी गारंटी है। ठीक है, चलो बेटा। अब प्लीज बेटा आप बार बार बेटा इन चीजों को रिपीट मत करना, एक ही बार में बढ़िया से पढ़कर सारे कंसेप्ट समझ लीजिएगा बेटा। टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं आपका। आज बेटा अपनी पहली क्लास है और आज से बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशो बेटा। एडवांस का बैच भी जल्द ही आएगा बेटा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी एडवांस का बैच भी बेटा आपको जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि
इसके पैरेलल एक एडवांस का बैच और स्टार्ट कर लिया गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से होगा मेरे भाई। सुनो बेटा, पहली बात 2 मिनट का समय मैं आपका लूंगा ये बताने के लिए कि अर्थमेटिक में आखिर कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, ताकि आपको अपने सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी रहे। बेटा वेरी फर्स्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में इसे बोलते हैं अनुपात और समानुपात। बेटा ये मैथ्स के मूलभूत टॉपिक होते हैं, यानी इनका यूज ना आपको पूरी मैथ्स में पड़ेगा। जब मैं सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहा हूंगा तब भी रेशो का मेरे काम आएगा दोस्तों। जब मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहा हूंगा तब भी रेशो एंड प्रोपोर्शन अपने काम आएगा। तो ये सारे टॉपिक के लिए जरूरी बात है दोस्तों। रेशो एंड प्रोपोर्शन के जस्ट बाद में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे मिक्सचर, जिसे हम बोलते हैं मिश्रण। बेटा मिश्रण के जस्ट बाद में मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा एलिगेशन। एलिगेशन में भी दोस्तों रेशो एंड प्रोपोर्शन की बात काम आती है दोस्तों। इस टॉपिक के जस्ट बाद में हम पढ़ेंगे टॉपिक आपका पार्टनरशिप, जिसे हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। और साझेदारी के बेटा बाद में पढ़ेंगे एज, जिसको आप बोलते हैं आयु पर आधारित प्रश्न। दोस्तों ये जो मैंने इतनी बातें लिखी है ना दोस्तों, ये एक्चुअल में प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो होती हैं। इन सारे टॉपिक को पढ़ने के लिए रेशो अपने काम आता है दोस्तों। ये अपना एक सफर चलेगा। इस सफर के बाद दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, जिसे बोलते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता का दोस्तों कंसेप्ट आपके सिंपल इंटरेस्ट में आएगा, जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों इसके जस्ट बाद में हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको बोलते हैं लाभ हानि। और बेटा लाभ हानि के साथ ही आपका डिस्काउंट टॉपिक भी कवर हो जाएगा, डिस्काउंट। इन सब में बेटा परसेंटेज काम आएगा। इन सब में दोस्तों आपका परसेंटेज यूज आएगा। ये दोस्तों प्रॉपर्टीज होती हैं परसेंटेज की। इसके बाद दोस्तों हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के साथ दोस्तों पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। फिर बेटा तुरंत इसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे एवरेज। और एवरेज के बाद में टीएसडी मतलब टाइम स्पीड और डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इसी बेटा टाइम स्पीड और डिस्टेंस में टॉपिक ट्रेन भी आएगा, और इसी में दोस्तों आपका बोट एंड स्ट्रीम भी आएगा। दोस्तों इतने टॉपिक आपके आते हैं। और लास्ट एक बेटा पार्ट मान लेंगे आप डीआई का, डेटा इंटरप्रिटेशन। बेटा ये आपका पूरा पार्ट हो गया जी अर्थमेटिक का। दोस्तों अर्थमेटिक का ये सिलेबस पूरा हम लगभग 3.5 से 4 महीने में पूरा करेंगे, जिसमें दोस्तों आपके नंबर सिस्टम से थोड़ा बेटा एलसीएम एचसीएफ इसमें नहीं आता, वो बेटा हम एडवांस वाले पार्ट में करवाएंगे, पर करवाएंगे जरूर है। ठीक है, तो बच्चों ये सिलेबस है आपका अर्थमेटिक का, हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। बिना कोई बेटा एक्स्ट्रा बातों को किए आप अपने टॉपिक को समझिए। और आज की क्लास में बेटा हम टॉपिक रेशो स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा आज की क्लास में हम रेशो का पूरा कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो सभी बच्चे बताओ पेन कॉपी लेकर बिल्कुल तैयार है पढ़ने के लिए? बेटा बिल्कुल शालीनता से और बढ़िया प्रकार से बेटा पूरा कोर्स सीखेंगे, सारी बातों को पढ़ेंगे बेटा प्लीज। बेटा एक्स्ट्रा फालतू के कमेंट बाजी मत करना कि ये क्या होगा और वो क्या होगा। बेटा टॉपिक सिखाएंगे, टॉपिक के लिए पूरी बातें चलेंगी बहुत बढ़िया प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब आप प्लीज कमेंट कम से कम करिए बेटा, जितनी कोई नीड हो उतना करिएगा। एक्स्ट्रा बेटा इरिलेवेंट बातें मत करना कोई भी। ठीक है, सुनो बेटा वेरी फर्स्ट टॉपिक का नाम है जी रेशो। बेटा रेशो को हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात। अनुपात की अगर हम आपसे डेफिनेशन की बात करें कि भैया अनुपात एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज कॉल्ड रेशो, तो रेशो बेटा होता है दो सहजातीय मतलब कि समान प्रकार की चीजों के बीच का रिलेशन। बेटा दो समान जातियों के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम रेशो कहते हैं। और रेशो को मैक्सिमम कट करने वाली बात तक लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड है ए एक कंपनी में जॉब करता है और ए की सैलरी दोस्तों 5,000 रुपए है मंथली। मैंने बताया ए को एक महीने के
5,000 रुपए मिलते हैं, एक कंपनी में इसकी जॉब है, ठीक है दोस्तों। और बी भी एक कंपनी में जॉब करता है दोस्तों। बी एक मेरा दोस्त और है जिसकी सैलरी 8,000 रुपए है दोस्तों, जिसकी सैलरी 8,000 रुपीज है। ऐसा ए और बी मेरे दो दोस्त हैं, ये अलग अलग कंपनी में जॉब करते हैं। ए को मिलते हैं 5,000 रुपए और बी को मिलते हैं 8,000 रुपए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इन दोनों का रेशो निकालो, इन दोनों की सैलरी का रेशो क्या बनेगा, जो वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कट जाती है उसको काट दीजिएगा बेटा। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाती है तो हम आंसर बोलेंगे 5:8। अगर आपसे कोई कहे कि ए और बी का अनुपात क्या बनेगा दोस्तों, हम कहेंगे ए और रेशो का बी का मतलब होता है 5:8। बेटा 5:8 का मतलब समझ रहे हो कि ए की सैलरी अगर 5 रुपए है तो बी की सैलरी 8 रुपए है। ए की सैलरी अगर 10 रुपए है, देखो मैं रेशो में ना दोनों तरफ किसी चीज से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। बेटा मैं इसको अगर 10 लिखूंगा तो क्या बताओ, इधर 16 करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है बेटा। मैं दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा अगर मैं दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर लूंगा ना, 50 और 80 बोल दूंगा ना, तो भी मेरे रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सबसे बेस्ट रूप होता है लिखने का, वो बेटा ये होता है कि 5:8, जिससे ये नंबर आगे और नहीं कट पाते, जिसके कारण ये नंबर आगे और नहीं कट पाते, दैट इज कॉल्ड 5:8। क्या ये बात आपको समझ में आई प्यारे बच्चों? एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। बेटा मेरा एक दोस्त है पी, मेरा एक दोस्त है क्यू, दो मेरे दोस्त हैं। पी है ना, पी इसकी एज, बेटा मैं अब एज की बात कर रहा हूं, पी की एज है 24 साल और क्यू की एज है 36 साल। दो दोस्त है मेरे, एक का नाम पी है और एक का नाम क्यू है। पी की दोस्तों एज थी 24 साल और दोस्तों क्यू की एज कितनी है, 36 साल। रवि आरन बेटा 1 मिनट का वेट कर ले बेटा, तुझे कहानी नहीं पता, 1 मिनट की शांति रखो। अब दोस्तों अगर मैं इनका रेशो ज्ञात करना चाहता हूं, रेशो, आपने कहा सर मैं इनको अगर 2 से काटूंगा तो 12:18 भी ठीक है, ये गलत नहीं है बेटा, ये एकदम सही रेशो है। आपने कहा सर मैं 2 से और काट लेता हूं, 6:9 भी एकदम सही है। आपने कहा सर मैं 3 से और काट लेता हूं तो 2:3 भी सही है। बेटा इन सारी बातों का मतलब एक ही है, इन सारे पॉइंट का मतलब एक ही है, लेकिन रेशो को लिखने का जो बेस्ट मेथड है वो ये होता है जिससे ज्यादा आगे नंबर ना कट पाए, वो आपको रेशो के लिखने की फॉर्म होती है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया कि रेशो एक्चुअल में होता क्या है? बेटा ये इन दोनों का रिलेशन होता है। रिलेशन, रिलेशन का मतलब ये कि P अगर 2 है ना तो Q 3 है, P अगर 2 है तो Q कितना है, 3 है। मतलब इन दोनों के बीच की ये बॉन्डिंग बन गई, इन दोनों का ये रिलेशन आ गया। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं एक बड़ा जरूरी पॉइंट है, साथ साथ ये बातें बेटा नोट्स बनाते रहिएगा जिनसे चीजें समझ में आ जाए। और बेटा मैथ को सीखने के लिए ना आप मेरी बात समझना बेटा, प्रत्येक क्लास को कम से कम 2 बार जरूर देखना ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। बेटा मैं आपको एक नाम बता रहा हूं जी, वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम का क्या मतलब है? पूरी अर्थमेटिक में मैं गीत गाऊंगा वैल्यू सिस्टम के। जब भी मैं कोई सवाल कर रहा हूं ना, आपको दोस्तों बोलूंगा ये वैल्यू सिस्टम है, ये वैल्यू सिस्टम है, ये वैल्यू सिस्टम है। तो वैल्यू सिस्टम क्या होता है, अब ये वैल्यू आपको सिस्टम समझ में आएगा क्या होता है। सुनो बेटा, मेरा एक दोस्त है ए और एक दोस्तों दोस्त है बी, मेरे 2 मित्र हैं ए और बी। मैंने आपको ये चीज बता दी है कि इन दोनों की सैलरी ना, इन दोनों की सैलरी 3:4 में है। दोस्तों ये बात मैंने आपको बता दी कि ए और बी की सैलरी 3:4 में है। इसका मतलब मैंने आपको सैलरी नहीं बताई, मैंने आपको यह बोला है कि अगर ए का मान 3 है तो बी का मान 4 है। ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है, ठीक है। अब एग्जामिनर आपको बता देता है कि भाई ए का वेतन, अगर दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि ए का वेतन मान लीजिए 1500 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल। एक बार समझना बेटा, उत्तर में बोले प्लीज, एक बार शांत रहना, मेरी बातों को समझना। जब समझ में आ जाए आदित्य बेटा मेरी बात को समझ ले, मैं कुछ बातें सिखाना चाह रहा हूं, उनको एक बार समझ लो, उसके बाद कमेंट बाजी कर लेना बेटा। तुम्हारी एक बात, थोड़ा बातों को समझने पर ध्यान दो।
2000 आंसर आएगा जी। इनको पता है, मेरे को पता है भाई, मेरे को भी पता है, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने दो। सुनो, अब दोस्तों ए का वेतन कितना है? 1500 रुपए, ठीक है। तो मैं आपको वैल्यू सिस्टम बता रहा हूं। वैल्यू सिस्टम क्या होता है बच्चों कि 1500 जो वैल्यू आपको दी जाए बटा में जिस चीज की वैल्यू दी जाए वो आएगा। बेटा जिस चीज के बटा में वैल्यू आए ना वो आएगा। जैसे 1500 क्या था, आप कहिएगा ए की सैलरी, तो बटा में आपको ए का मान लिखना है, मतलब कि 3। दोस्तों ए की सैलरी अगर 1500 रुपए है तो आपने क्या कर दिया, 1500 के बटा में 3 लिख दिया। जिस चीज की वैल्यू गिवन हो बटा में वही आएगा। मल्टीप्लाई किससे करना है दोस्तों? मल्टीप्लाई उससे करना है जो हमें पूछा जाए। जिस चीज की डिमांड की जाए उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हमको बी की सैलरी पूछता, बताओ बी कितना होगा, तो बेटा बी के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप मुझे बताओ बी के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। मैं ये कहना चाहता हूं जिस चीज की वैल्यू दी जाए उसको लिखना है बटा में, और जिसकी वैल्यू पूछे वो करना है गुणा में। दोस्तों ये वैल्यू पूरी आपको पता है 500 से कट जाएगी, 300 का भाग दूंगा 500 बार जाएगा, और दोस्तों बी की सैलरी कितनी? 2000 रुपए आ गई। दोस्तों बी की सैलरी कितनी? 2000 रुपए आ गई। अगर इस सवाल में आपको बी की सैलरी पूछते हैं तो हम 2000 रुपए कह पाते बिना कोई डाउट के, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक बात और समझो, अगर इसी सवाल में ए का वेतन देकर आपको ए और बी टोटल पूछता कि बताओ भैया टोटल उन दोनों की सैलरी कितनी है, दोस्तों आपको मल्टीप्लाई पता किससे करना है? टोटल से मल्टीप्लाई करना है आपको। 4 और 3 7 से। जिस चीज की वैल्यू दी जाए वो बटा में, और जिसकी वैल्यू पूछे वो गुणा में। बेटा इतना सा कंसेप्ट है, जिस चीज की वैल्यू पूछे वो गुणा में, और जो वैल्यू दी जाए वो बटा में लिखनी है। क्या 3500 इनका टोटल आएगा? अगर दोस्तों मैं आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछता, अगर मैं आपसे बोलता कि इन दोनों की सैलरी में अंतर बताइए, अंतर, तो आपको ये बात पता है ना बेटा कि 1500 एक्चुअल में 303 की वैल्यू है और डिफरेंस इन दोनों में 1 का है, तो आपके सवाल का उत्तर 500 ही बनेगा बेटा। वैल्यू सिस्टम का जो पॉइंट मैंने आपको लिखकर दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बालक मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि वैल्यू जो चीज आपको दी जाए वो बटा में, और जो पूछी जाए वो गुणा में। अगर आपसे टोटल पूछता है बेटा टोटल सैलरी बताओ, तो आपने 4 और 3 7 से गुणा कर दिया। आपने कहा भाई हमने डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस से गुणा कर लिया। जिस चीज की वैल्यू पूछी गई हमें उससे मल्टीप्लाई करना है। कुछ बात आपको समझ में आई? ठीक। जैसे दोस्तों एक बार एग्जांपल और देखना, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं हर बात बेटा 5-5 बार रिपीट करके बताऊंगा, और एक बात बताकर उस पर 20-20 सवाल बताऊंगा। 100% गारंटी है कि बालक कितना भी सीख ले कि साहब मेरे को सीखना नहीं है, उसको भी समझ में आ जाएगा, गारंटी की बात है। लेकिन क्लास पूरी देखने के बाद दोस्तों P और Q 2 बालक हैं। P और Q 2 बालक हैं। मैंने बताया इन दोनों का इनकम का जो रेशो है ना, इनकम का जो रेशो है दोस्तों वो 5:7 में है। यूं ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं अपनी मर्जी से। दोस्तों मैंने आपको बोला कि इनकी इनकम का रेशो कितना है, 5:7, ठीक है। ये तो मैंने चीजें आपको बता दी। दोस्तों एग्जामिनर मुझे कहता कि इन दोनों की टोटल सैलरी, ये चीज हमको बता दी कि इन दोनों की टोटल सैलरी 6000 रुपए है। ये डेटा एग्जाम में हमको बता दिया, और हमको कहता बताओ भाई पी की सैलरी कितनी आएगी। दोस्तों गौर कीजिएगा, कमेंट मत कीजिएगा प्लीज। संजू सैम से बोलूं भैया आपसे विनती कर चुके हैं 100 बार यार, तुम्हें काहे समझ में नहीं आता? अजीब आदमी तो यार, हर क्लास में माहौल बेटा खराब करने आता है क्या? बेटा समझना है तो समझ लेने, छोड़ दे क्लास को यार भाई, तेरे बस की बात नहीं है। अगर हमसे बेटा पी की सैलरी पूछता, देखिए आप 6000 के बटा में क्या लिखोगे, तो हम 6000 के बटा में लिखेंगे टोटल। बेटा अगर आपको टोटल दिया गया, अगर आपको टोटल दिया गया तो बटा में टोटल लिखोगे ना बेटा। जिस चीज की वैल्यू दी जाए बेटा, जिस चीज की वैल्यू दी जाए बटा में वही तो आएगा। तो 6000 के बटा में क्या आएगा, 12।
लोग कहेंगे सर हमने टोटल क्यों लिखा? भाई हमें अगर टोटल सैलरी दी गई तो बटा में टोटल ही आएगा ना बेटा। 6000 के बटा में क्या लिख दिया? 12। अब जो चीज आपसे पूछी जाए, मान लीजिए आपसे पी का मान पूछा है दोस्तों, पी का मान तो 5 है, तो आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने 5 से गुणा कर दिया। इतनी आसान सी बात। जिस चीज की वैल्यू दी जाए वो बटा में और जो पूछे वो गुणा में, इतना आसान सा कंसेप्ट है। 12 पंजा 60 और बेटा 500 का 5 से गुणा करोगे 2500 रुपए आएगा, खाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ऐसे ही मैं अगर आपसे क्यू की सैलरी पूछता, क्यू की, तो आप मुझे बताइए 6000 को 12 से डिवाइड करके आपको 7 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम क्यू का मान पूछते, आप तरीका समझो, मैं बार बार एक तरीका आपको बता रहा हूं बेटा, कि जिस चीज की वैल्यू दी जाए वो बटा में, जिसकी वैल्यू पूछे वो गुणा में करना है। बड़ा आसान सा लॉजिक है। अगेन दोस्तों बता रहा हूं, 500 बार कटेगा और 3500 रुपए आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा बिना कोई डाउट के। अगर कोई व्यक्ति आपसे पी और क्यू का डिफरेंस पूछता, पी और क्यू का डिफरेंस पूछता कि बताइए इन दोनों का अंतर कितना है, दोस्तों अंतर ज्ञात करने के लिए 6000 के बटा में 12 और गुणा में कितना 2 आएगा, क्या बताओ भाई? गुणा में 2 क्यों आया समझ गए? हमने डायरेक्ट 5 और 7 का डिफरेंस ले लिया। वैल्यू सिस्टम का मतलब यह होता है जिस चीज की वैल्यू दी जाए वो लिखनी है बेटा बटा में, और जो आपसे पूछी जाए वो लिखनी है बेटा मल्टीप्लाई में। बहुत आसान सा पैटर्न है, बहुत इजी बात चल रही है। ये रेशो को बेटा लिखने की बात होती है। देखो ये कहने का मतलब ये है बेटा, ये मेरी बात को बताने का अर्थ ये होता है कि m और n दो लोग हैं, तो इनकी एज का रेशो ना बेटा, इनकी एज का रेशो मान लीजिए 3:4 है। मान लीजिए इनकी एज का रेशो 3:4 है। तो इस बात का मतलब पता है क्या है? इस बात का मतलब ये कि ये अगर 6 है ना तो n का मान 8 होगा, ये इसका मतलब होता है बेटा। आप दोनों साइड में सेम चीज पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा। इसका मान अगर 9 है ना तो इसका मान 12 होगा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं आपको ये भी कह सकता हूं बेटा कि शॉर्ट में हम इस चीज को 3x और 4x भी कह सकते हैं। 3x और 4x भी कह सकते हैं, मतलब 3 और 4 के साथ में कोई नंबर का मल्टीप्लाई है। नंबर का मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है बेटा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। मैं आपको जो पैटर्न सिखाना चाहता हूं उसका नाम है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम को आपने ऑब्जर्व करना है। वैल्यू सिस्टम का मतलब समझ में आया कि जिसकी वैल्यू दी जाए वो बटा में और जिसकी वैल्यू पूछे वो गुणा में। ठीक है दोस्तों, एक बार मेरे पास ना टोटल रुपए थे दोस्तों 3500। एक बार मेरे पास दोस्तों 3500 रुपए थे, या 3500 नहीं मानता 3300 मान लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है दोस्तों। एक बार मेरे पास 3300 रुपए थे और मेरे पास 3 लोग आए, ए बी और सी। इन्होंने कहा गुरुजी आप इन पैसों का क्या करोगे, ये पैसे आप हम लोगों में बांट दो, हमारे काम आ जाएंगे। तो बेटा मान लो मैंने इनको 5:4:2 में बांट दी। दोस्तों मान लीजिए मैंने इन दोनों को ये पैसे 5:4:2 में डिवाइड कर दिए। 3300 रुपए को इन तीनों लोगों में 5:4 में 2 में डिवाइड करना है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए के हिस्से में कितना आया, तो आप मुझे बताओ 3300 के बटा में कितना आएगा, सिर्फ इतना बोलिए, सिर्फ इतना बोलिए, इसके बटा में कितना आएगा। तो बेटा हमारा उत्तर बनना चाहिए 11। 11 क्यों? क्योंकि बेटा टोटल के बटा में टोटल आएगा ना बेटा, टोटल रुपए के बटा में टोटल आएगा, और तीनों का टोटल कितना है 5 4 9 और 2 11। ये टोटल के बटा में टोटल, और जिसकी वैल्यू पूछे उससे गुणा कर लो बेटा। अगर मैं गुणा करूंगा 5 से, 300 बार कटेगा बेटा, ए को मिलेंगे 1500 रुपए। अगर मैं इसी सवाल में दोस्तों आपसे बी की वैल्यू पूछता, ए की बजाय दोस्तों मैं बी का मान पूछता, तो आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, और 300 गुणा 4 1200 रुपए आएगा। बिल्कुल बेटा सिंपल। अगर हम सी की वैल्यू पूछते दोस्तों, तो 3300 को 11 से डिवाइड करके 2 से गुणा करना पड़ेगा,
क्या 600 रुपए मिलेंगे बेटा? वाह, ये तो आपने इन तीनों की अलग अलग वैल्यू ज्ञात कर ली। अगर मैं आपको सवाल में डायरेक्ट ये पूछता कि मेरे को ए और सी का डिफरेंस बताओ, मेरे को ए और सी का डिफरेंस बताओ, तो बेटा आप मुझे बताओ 3300 में 11 का भाग देकर आप 3 से मल्टीप्लाई करते क्या? आप 3 से मल्टीप्लाई करते क्या? आपने 3 से गुणा करना है क्या? ए और सी का बेटा डिफरेंस देखो, ए 5 है, बी 2 है, तो आपने डिफरेंस कितना किया? 3। सीधी सी बात है। तो 900 डायरेक्ट उत्तर बन जाएगा। बेटा हम अपने सवालों को वैल्यू सिस्टम के आधार पे सॉल्व करेंगे। वैल्यू सिस्टम से जिस चीज की वैल्यू दी जाए वो बटा में, और जो पूछी जाए वो गुणा में लिखनी है। आशा करता हूं जितनी बातें बता रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चिंता मत करना बेटा, मैंने एक प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं ताकि सारे बच्चों को सारी बात समझ में आ जाए। एक बेटा मेरा आखिरी एग्जांपल है ये, ए, बी और सी, 3 लोग हैं, इनके पास कोई अमाउंट है, इनके पास कोई पैसा है दोस्तों, वो 4:5:7 में, इन दोनों के पास में कोई दोस्तों अमाउंट है, कोई पैसा है, वो 4:5:7 में है। ठीक है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं दोस्तों, सवाल में मुझे दिया गया कि भाई साहब ए और सी का डिफरेंस 1200 रुपए है। ये चीज आपको बता दी, ए और सी का डिफरेंस 1200 रुपए है। दोस्तों आप मुझे बताओ 1200 के बटा में क्या लिखूं? आप मुझे बताओ 1200 के बटा में क्या लिखूं? दोस्तों बटा में इसके लिखूंगा 3। पता है क्यों लिखूंगा? क्योंकि ए और सी का डिफरेंस कितना है? 3 है। जिसकी वैल्यू दी जाए वो बटा में, और दोस्तों जिसकी वैल्यू पूछे वो गुणा में, जिसकी वैल्यू पूछे वो गुणा में। आप कहो कि मुझे टोटल बताओ, टोटल कितना है? दोस्तों अगर मैं आपसे टोटल रुपए की डिमांड करता तो बताओ 16 से गुणा करना पड़ेगा। बेटा अगर मैं आपसे टोटल पूछता तो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 400 से कटेगा, 16 चौका 6400। क्या बिल्कुल आसान कड़ी की बात दोस्तों, आसान लेवल की बात है। वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या होता है आप लोगों को समझ में आया? अगर आप शिद्दत से बेटा क्लास को पूरा देखेंगे तो एक एक बात आपको समझ में आएगी। मैंने बिल्कुल यही कंसेप्ट 4-5 बार रिपीट कर दिया। दोस्तों अगर इस सवाल में आपको बी की वैल्यू पूछता, बी की, आप पता है क्या करते? बेटा बी की वैल्यू पूछता ना तो 1200 के बटा में आप 3 करते और मल्टीप्लाई किससे करते? 5 से। खत्म। भाई जिस चीज की वैल्यू दी जाए वो बटा में, पूछी जाए वो गुणा में। 400 से कटेगा और 2000 रुपए आपके सवाल का उत्तर। 2000 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। जितने बच्चे क्लास को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं उनको समझ में आ गया भैया? पंडित लव कुश राज भैया इससे ज्यादा धीमे बेटा हो नहीं सकता। बेटा चीजें इससे ज्यादा धीमे हो नहीं सकती भाई, इससे ज्यादा बेटा आसान मैं आपको बता नहीं सकता। और पिछले बेटा आधे घंटे से ये तो आपको समझा रहा हूं। सुनो, एकदम आसान चीज बता रहा हूं, बिल्कुल तरीके में समझना बेटा। 2 नंबर आर इन द रेशो ऑफ 8:7। दो संख्याएं दोस्तों 8:7 के अनुपात में हैं। अगर उनका सम 450 है, देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से सारी कहानी रिपीट कर दूंगा, लेकिन अब चीजों को पढ़ो तो ही ना ध्यान से। अनुपात आपको दिया है 8:7, ठीक है दोस्तों। टोटल इनका दिया है 450, टोटल दिया है 450। बेटा बताओ 450 के बटा में क्या आएगा? 450 के बटा में क्या आएगा? रे बता दो भाई, 450 के बटा में क्या आएगा? तो टोटल के बटा में टोटल ही आएगा, 15 बनेगा। मैंने बताया जिस चीज की वैल्यू दी जाए वो बटा में दोस्तों। ए, अगर ए का मान पूछेगा दोस्तों बताइए 8 से गुणा करना चाहिए क्या? दोस्तों ए के मान के लिए 8 से गुणा करना चाहिए ना? आप कहेंगे जी हां सर 8 से गुणा कर लो। 15 × 45 और ए का मान बन गया 240। ए का मान 240। और ऐसे ही दोस्तों बिल्कुल उसी प्रकार में
हम b का मान भी ज्ञात कर पाएंगे, 210 बनेगा। अब कई बालक बोलेंगे सर ये चीज भी रिपीट कर दो, हमारी समझ में नहीं आया। कई बालक बोलेंगे कि सर इस चीज को रिपीट कर दो। भाई मैं आपको ये सिखा रहा हूं वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो चीज ऊपर दी जाए उसकी वैल्यू बटा में और गुणा में जो आपसे पूछा जाए। 1 सेकंड का सवाल दोस्तों, आया समझ में सभी को? कई कमेंट करें डिडंट अंडरस्टैंड। भाई नहीं समझ में आएगा भाई, अगर अभी भी नहीं आया भाई फिर कुछ और करने की आवश्यकता है, समझ में आ नहीं सकता। बेटा सुनो मेरी बात, प्लीज आंसर मत दीजिएगा, प्लीज आंसर मत दीजिएगा, प्लीज आंसर मत दीजिएगा, प्लीज आंसर मत दीजिएगा। बेटा आप मेरे हिसाब से पढ़ोगे ना तुम्हें समझ में आएगा। अगर तुम कहोगे मैं तुम्हारे हिसाब से लूं बेटा, फिर संभव नहीं है, फिर कुछ भी बात कभी हो नहीं सकती। पता नहीं यार लोगों को समझ क्यों नहीं आता। 2 नंबर है A अनुपात B, ठीक है। इनका मुझे रेशो बता दिया, इनका मुझे रेशो बता दिया 9 अनुपात 11 है, 9:11 है। इनका अनुपात दोस्तों 9 अनुपात 11 है, ठीक है। अब एग्जामिनर ने बताया कि इनका जोड़ 660 है, इनका जोड़ 660 है। बेटा इसके बटा में बताओ 20 आना चाहिए क्या? आप मुझे बता दो इन दोनों के बटा में 20 आना चाहिए क्या? अगर टोटल दिया हुआ है तो बटा में टोटल ही आएगा ना भैया। अगर टोटल दिया हुआ है तो बटा में टोटल ही आएगा। अब मैंने आपसे पूछा कि डिफरेंस बताओ, अब डिफरेंस के लिए डायरेक्ट इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। डिफरेंस के लिए डायरेक्ट इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो मैं a की वैल्यू निकालूंगा ना b की वैल्यू निकालूंगा, मैं डायरेक्ट 2 से गुणा कर दूंगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 66 मेरे सवाल का उत्तर आ गया। स्टार्टिंग के 2 सवाल बेहद इजी, बेहद आसान लिए गए थे, सिर्फ आपको वैल्यू सिस्टम क्या होता है ये बताने के लिए। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। हर एक टॉपिक ऐसे ही पढ़ेंगे बेसिक से, बिल्कुल आराम से। और बेटा जब मैं आपसे पोल दूंगा ना, जिस सवाल पर मुझे लगेगा कि इसका उत्तर पोल पर आपसे करवाना है बेटा, तो मैं उसके लिए आपको पोल भी दूंगा, ठीक है। अब बालक कह रहे जी तो बड़े इजी क्वेश्चन है, तो मेरे भाई सीधा ही मैं आपको सवाल मेंस का डाल दूं? ऐसे कैसे संभव पढ़ना है यार बेटा? कह रहे तो आसान सवाल है, इनका क्या करना है? तो भैया मेंस के क्वेश्चन भी आएंगे यार, लेकिन जो बालक बेटा बिगिनर बैच है, जो बालक बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनको तो बेटा सारी कहानी आनी चाहिए ना यार। अगर वो इसी प्रकार बेसिक से पढ़ेंगे, लेवल तो वहां तक चला जाएगा जब आप कहोगे कि सर हमें तो ये सवाल भी होते हैं कि हमने कभी देखे ही नहीं। बस यही तो प्रॉब्लम आती है बेटा, यही तो प्रॉब्लम आती है कि आप चीजों को पढ़ नहीं पाते हो। और दिक्कत क्या आती है बेटा, और सिलेक्शन होता क्यों नहीं है? आप चाहते हो कि टीचर हमारे हिसाब से पढ़ाए, जैसे हम कह रहे हैं ना वैसा काम करवाए। वाह। आप मुझे इतना बता दीजिए कि 115 के बटा में क्या लिखूं? सिर्फ इतना बताइए कि बटा में क्या लिखूं। अरे सिर्फ इतना बता दो बटा में क्या लिखूं, तो आप कहोगे जी बटा में 5 लिखना है। एक लाइन में उत्तर बन जाएगा। 2 रेशो में 3 अनुपात 8 है, 115 इनका डिफरेंस है, तो डिफरेंस के बटा में डिफरेंस ही आएगा, बटा में 5 आएगा। मल्टीप्लाई, अगर तुमसे पूछा छोटी संख्या तुम 3 से गुणा करो, अगर तुमसे पूछेगा बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या के लिए 8 से गुणा करना, अगर आपको टोटल पूछेगा तो आप 11 से मल्टीप्लाई करना। जो भी चीज आपसे पूछे बेटा उससे गुणा करके सॉल्व कर पाओगे, और 23 गुणा 3 आ गया 69, उन्हें तब तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहानी बेटा क्लियर कर दूं कि मैं आपको मैथ्स बिल्कुल बेसिक से ही सिखाऊंगा। किसी बालक को अगर लगता हो कि सर हमें बेसिक वाली बात नहीं पढ़नी, हमें सर एडवांस लेवल पढ़ना है, तो बेटा वो इस क्लास को बेटा क्विट कर सकते हैं, क्योंकि बेटा हम तो बेसिक से ही चलने वाले हैं। मैं आपके कहने पे डायरेक्ट बेटा मेंस के सवाल नहीं करवा सकता, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर आपको लगता है कि हमें मेंस का काम करना है बेटा, तो आप छोड़ सकते हैं प्लीज। और जितने बच्चों को बेसिक से पढ़ना है बेटा वो बने रहिएगा, आपको मजा आएगा, इस बात की गारंटी। सुनो भाई, 4 संख्याओं का योग रेशो 1:2:3:4 है, उनका टोटल है 16, उनका योग है 16। बेटा 16 के बटा में टोटल ही आएगा ना बेटा,
जब टोटल के हिसाब से टोटल दिया गया तो इनका योग कितना है, 4 3 7 2 9 और 1 10, कोई दिक्कत नहीं है। पहली और चौथी संख्या का योग बता दो बेटा। पहली और चौथी संख्या का योग तो 5 है, 5 से गुणा करना है तो 8 मेरे सवाल का उत्तर बन गया। ये क्या सर, इतने इजी इजी क्वेश्चन? हाँ भाई, मैंने हर एक कैटेगरी कवर की है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। तरीका समझिएगा, लॉजिक समझिएगा, बात को करने का पैटर्न समझिएगा। दोस्तों, दो संख्याओं में अनुपात कितना है, 10:7 का। अंतर कितना है, 105 का। बेटा आप मुझे बताओ 105 के बटा में कितना आएगा, बोलो 105 के बटा में कितना आएगा? आप कहिएगा सर 3 आएगा, क्योंकि बेटा इनका डिफरेंस कितना है, 3 है। इनका डिफरेंस कितना है, 3 है। 10 और 7 में गैप कितना है, 3 का। मैंने पूछा टोटल ज्ञात करना है, तो टोटल के लिए 17 से गुणा करना पड़ेगा, टोटल के लिए 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तुरंत सॉल्व करना है बेटा। 3 से काटोगे बताओ 35 बार कटेगा, 3 से गुणा करना है 35 बार कटेगा। जी हाँ। अब कई बालक इस पॉइंट पर अटक गए, पूरी बात को समझो बेटा। 35 गुणा 17 करना है। बच्चे बोलेंगे सर कैलकुलेशन करने में हमें बड़ी समस्या आती है, हम ये गुणा नहीं कर पाते। तो बच्चे देखो, आपके पास ना ऑप्शंस होते हैं, और ये जो ऑप्शंस बनते हैं बेटा, ये हमेशा आपकी मदद के लिए होते हैं। ऑप्शन हमेशा आपकी हेल्प करते हैं बेटा। क्या आप ये जानते हैं क्या कि अगर मैं 35 गुणा 20 करता तो बेटा ये 700 बनता है। अगर मैं 35 गुणा 20 करूंगा 700 बनेगा। मतलब बेटा 35 गुणा 17 करूंगा तो आपका जो उत्तर है वो 700 से कम आना चाहिए ना बेटा। हमारा उत्तर 700 से कम आना चाहिए, और जब 700 से कम का एक विकल्प है तो फिर चिंता करने की बात थोड़ी है, हम 595 को टिक कर जाएंगे, बात खत्म। हर सवाल पे बेटा आप मल्टीप्लाई करके साबित करो, ऐसा नहीं होता। कई बार चीजें बड़ी आसान और बड़ी इजी बन जाती हैं। पेपर में सारे तरीके याद होंगे तभी बालक इनको बहुत अच्छे से कर पाएगा। चलिए बेटा सुनो भाई। दोस्तों एक बात देखो, मैं आपको स्टार्टिंग में इतने सवाल करवा रहा हूं ना, सबका कंसेप्ट क्या है, वैल्यू सिस्टम। सब में क्या चीज काम आ रही है, वैल्यू सिस्टम। दोस्तों मैंने आपको वैल्यू सिस्टम बताया ना, अब मैं वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए वैल्यू सिस्टम क्या होता है, सारे बालक मुझे बता पाए। दोस्तों मुझे बताइए, P के अंक 120 हैं, इसके बटा में 2 लिखना है क्या? अरे इसके बटा में 2 लिखना है ना, क्योंकि P की वैल्यू दी गई है। दोस्तों क्यों पूछा है, आपने 5 से गुणा कर दिया, 300 आपके सवाल का उत्तर आ गया। दोस्तों अरे एमटीएस के पेपर में, दोस्तों जीडी के पेपर में ना इस प्रकार के सवाल भी दिए जाते हैं, लेकिन सीजीएल मेंस में ये नहीं आता। वहां तक जाने के लिए करना पड़ता है दोस्तों, लेकिन एक बार इन सवालों को आप सेल्फ ट्राई करेंगे, ठीक है, आराम से। कोई बालक मुझे उत्तर नहीं बताएगा प्लीज। एक बार मेरी बात को समझना। देखो बेटा 3 संख्याएं हैं, ए बी और सी। रेशो इनका 3 4 5। आपको रेशो का मतलब पता है दोस्तों? आपको रेशो का मतलब ये कि ये अगर 3x है, ये 4x है, तो ये 5x है। इसका मतलब ये होता है 3x 4x और 5x। हालांकि आपको x मानना नहीं है, पर एक बार के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि चीजों का मतलब क्या है। ऐसे एग्जामिनर ने आपको क्या बोला कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। बेटा सबसे बड़ी और सबसे छोटी यानी इनका योग 8x बनेगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 8 बनेगा। जी हाँ। किस किस के बराबर है दोस्तों? ये दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। दोस्तों ये चीज है ना, क्या 4x प्लस 52 के बराबर है क्या? क्या ये चीज 4x प्लस 52 के इक्वल है? हाँ, मैंने क्या बताया, पहली और तीसरी संख्या का योग बीच वाली संख्या और 52 के योग के बराबर है। दोस्तों ये 4x अगर इधर आएगा तो 4x की वैल्यू बच जाएगी 52, और दोस्तों x का मतलब कितना बन जाएगा 13। x का मतलब कितना हो गया 13।
सबसे छोटी संख्या ये पूछी थी बेटा तो 13 तिया 39, बीच वाली संख्या पूछता 13 चौका 52, और बेटा चौथी संख्या पूछता 13 पंजा 65। क्या ऐसे ही ज्ञात करते? क्या ऐसे ही ज्ञात करते? हाँ, ये तो मैं आपको बेसिक वाली बात बता रहा हूं मैथ से कि आप x को लिखकर ये बात को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम अपने पेपर में चीजों को करते हैं फास्ट, हमें एग्जाम में सवाल जल्दी परफॉर्म करने पड़ते हैं दोस्तों। इसके लिए अपन इस x के चक्कर में कभी नहीं पड़ते हैं, हम x के चक्कर में कभी नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, आपको 3 आकृति जी, उसके लिए आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा बेटा। अगर सवाल पढ़ने की क्षमता नहीं है बेटा, आप सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक, सुनो, अब लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, बेटा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का सम कितना आया 8। मेरे हिसाब से लार्जेस्ट का और सम का ये डिफरेंस जोड़ कितना आया 8। ये किस चीज के बराबर है, ये किस चीज के इक्वल है, किस चीज के बराबर है, ये सेकंड नंबर और 52 के बराबर है। बेटा ये सेकंड नंबर और 52 के बराबर है, तो आप मुझे बताइए ये चीज आपकी सेकंड नंबर और 52 के बराबर है, मतलब बेटा इसमें से अगर मैं सेकंड नंबर घटा दूंगा तो 52 बनना चाहिए क्या? अगर मैं सेकंड नंबर घटा दूंगा तो 52 बनना चाहिए क्या? आसान सी बात दोस्तों। इससे अपनी 4 की वैल्यू कितनी आ गई 52। बेटा इससे मेरी 4 की वैल्यू कितनी आ गई 52, 4 की वैल्यू आ गई है 52, और बेटा 4 की वैल्यू 52 तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 13। ये वो x वाली बात ही है दोस्तों, ये x वाला कंसेप्ट ही है, लेकिन अपन ने x लिखा नहीं है, हमने उसको डायरेक्टली माइंड में सॉल्व कर लिया। और हमें अंडरस्टैंडिंग इसी बात पे बनानी है कि हम इन चीजों को माइंड में सॉल्व कर पाए। ठीक है दोस्तों, 13 तिया ये बन गया 39, 13 चौका 52, 13 पंजा 65। खत्म दोस्तों, खत्म। अरे आप उस 4 में 52 कैसे जोड़ लोगे? ये 4 थोड़ी है, 4x होता है बेटा, ये यूनिट की बात चल रही है। 52 इज अ ओरिजिनल वैल्यू, 4 इज अ यूनिट। अरे ऐसे तुम गणित पलट दोगे? ऐसे तो तुम बेटा गणित को पलट दोगे, तुम तो 8 बराबर 56 कर दोगे, तुम तो 1 बराबर 7 कर दोगे। ओके सर, 1 और 7 बराबर कैसे हो गए? अरे ये यूनिट की बात चल रही है नालायक आदमी, ये यूनिट की बात चल रही है। आप यूनिट का मतलब नहीं समझते, रेशो की बात चल रही है। ये 8x था और 4x था। तुम्हारी इतनी भी बुद्धि काम नहीं करती होगी कि सर ये 4 यूनिट था और 52 ओरिजिनल नंबर था, इनको तुम कैसे इक्वल कर सकते हो भाई? हाँ, सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो उत्तर बनेगा 39, सबसे बड़ी संख्या पूछेगा उत्तर बनेगा 65, बीच की संख्या पूछेगा तो 52। बेटा एग्जामिनर आपसे डिमांड कोई भी कर सकता है, सारी संख्याओं का योग भी पूछ सकता है, बीच की संख्या भी पूछ सकता है, पूछे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जाने का तरीका सेम होना चाहिए, सिस्टम पढ़ने का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। ओके, ओहो भाई साहब विवेक रतन जी कह रहे हैं ये कंसेप्ट तो डिस्टर्ब कर देगा। सही बात है भाई, बहुत मुश्किल कंसेप्ट है भाई, इतना मुश्किल थोड़ी बच्चे कर पाएंगे। सही बात है भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई, छोड़ देना भाई। तुम्हें ये मुश्किल लग रहा है, फिर तुमने कामयाब कर लिया अपने आप को भाई। कह रहे ये कंसेप्ट तो सर पसीने ला देगा, मतलब वो हो बुखार हो जाएगा भाई साहब। सुनो बेटा, एक बड़ी छोटी सी बात आप और समझ लेना। आपको एक बात पता है दोस्तों कि जो आपकी इनकम होती है ना, इनकम ये बराबर किसके होती है? एक्सपेंडिचर और सेविंग के। एक्सपेंडिचर और सेविंग के क्या मतलब है बेटा? मैं अगर 100 रुपए कमाता हूं, मान लो 100 रुपए कमाता हूं और मैंने 70 रुपए का खर्चा कर दिया, तो क्या बताओ 30 रुपए की सेविंग करी होगी? हिंदी की बात कर लो बेटा, तो ये होता है आय, ये होता है व्यय, और ये होती है आपकी बचत। मतलब दोस्तों ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें हैं, और एक इनकम, एक एक्सपेंडिचर और एक सेविंग, तीनों में से कोई आपको 2 मिल जाए तो तीसरी बात तो फाइंड आउट कर ही सकते हो।
मतलब मैं आपको बोलता हूं एक आदमी ने 100 रुपए कमाए, ठीक है, और उसकी बचत केवल और केवल 20 रुपए है, तो आप इन बातों से जजमेंट कर लेंगे ना कि उस आदमी ने 80 रुपए का खर्चा कर दिया होगा। भाई ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। एक आदमी 100 रुपए कमा कर लाता है, 20 रुपए की सेविंग कर पाता है, तो इसका मतलब 80 रुपए खर्च कर देता है। मुझे कुछ आसान आसान चीजें बताइएगा दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं 3 चीजें होती हैं, एक का नाम है इनकम, एक का नाम है एक्सपेंडिचर और एक का नाम है सेविंग। दोस्तों एक आदमी, कोई है नालायक आदमी, ये 500 रुपए तो महीने में खर्चा करता है और फिर भी 200 रुपए की सेविंग करता है, तो बताओ इसने कितने रुपए कमाए होंगे दोस्तों? बताओ इसने कितने रुपए कमाए होंगे? तो आप कहिएगा इसने 700 रुपए कमाए होंगे सर। ये तो हमें पता लग गया, 700 रुपए कमा के लाया होगा आदमी। अच्छा, एक आदमी और है जिसको मैं जानता हूं, ये दोस्तों आदमी 1000 रुपए कमाता है, 1000 रुपए में से 800 रुपए ये खर्चा कर देता है, उड़ा 800 रुपए, तो बताओ कितने बचाएगा? 200 रुपए बचाएगा ये तो। मतलब ये गणित समझ में आ गई तुम्हें? अच्छा, अब मैं ये बात बेटा कर लेता हूं रेशो पे। अब मैं बेटा ये बात कर लेता हूं रेशो पे। आई का मतलब समझ लोगे इनकम है, एक्सपेंडिचर समझ लोगे ई है, और सेविंग का मतलब दोस्तों एस है, ठीक। मैं आपको ये कह रहा हूं एक आदमी की एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो 3:2 है, 3:2 है। तो दोस्तों आप इनकम वाले कॉलम पर 5 मान पाओगे अपने आप? भाई आदमी 5 रुपए कमा कर लाया, तभी तो 3 रुपए का खर्चा कर दिया और 2 रुपए बचा लिए होंगे, है ना? हाँ, इसी बात पर यह सवाल था दोस्तों। एक परिवार की आय और खर्च दिया हुआ है दोस्तों। मैंने आपको इस सवाल में इनकम दी है और आपको एक्सपेंडिचर दिया फैमिली का 10:7 में, 10:7 में। क्या आप मुझे अपनी मर्जी से बता पाओगे क्या सर सेविंग 3 आएगी? अरे बोलो भैया, सेविंग 3 आएगी। 10 रुपए आदमी कमा कर लाया, 7 रुपए का खर्चा कर दिया, 3 रुपए की बचत करेगा। अब लगा दो वैल्यू सिस्टम, अब लगा दो वैल्यू सिस्टम। 10,500 के बटा में क्या लिखूं भाई? 10,500 के बटा में क्या लिखूं? आप कहिएगा 7 लिखो सर, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर की बात है। सेविंग पूछी गई है, सेविंग आप 3 से गुणा करोगे, 4500 रुपए उत्तर बन जाएगा। क्या बोलो, आई बात समझ में? तुम्हें पॉइंट क्लियर हो पाया? बेटा देखो, क्लास का टाइम 1.5 घंटे का रहेगा, लेकिन कभी कभार अपनी मर्जी से अपन 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट पढ़ सकते हैं। मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको मैथ सिखाऊं बेटा, टाइम की मेरे फाउंडेशन नहीं है। मैं आपका रिजल्ट चाहता हूं बढ़िया, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूं बेटा। तो ऐसे बेउन मत करना कि सर 1 घंटा हो गया, बस करो बस करो बस करो। मैं नहीं थकता बेटा, तो आप मत थकना प्लीज, आप उन चीजों पे बने रहिएगा। अच्छा, ये चीज तो अब आपको देखो बेटा, हर सवाल में कुछ नया मिल रहा है, हर सवाल में कुछ नया मिल रहा है आपको। आपको पता है बेटा, इनकम 2 प्रकार से काउंट होती है, एक होती है ईयरली, एक होती है मंथली। पता है आपको? भाई मैं कहता हूं मेरी मंथली इनकम 25,000 रुपए है बेटा। 25,000 रुपए अगर मैं 1 महीने के कमाता हूं, तो अगर मैं ईयरली पूछूंगा बेटा, तो डायरेक्ट इसको 12 से गुणा कर पाओगे भाई? सीधी सी बात है भाई, ये तो कोई गणित की मुश्किल बात ही नहीं है। मैं जितने रुपए महीने के कमाता हूं 12 से गुणा करूंगा तो साल के मिल जाएंगे। और साल की इनकम दे दें, साल की इनकम दे दें और महीने की पूछ लें तो 12 से भाग कर लेना, तो 12 से भाग कर पाओगे ना बेटा। सीधी सी बात है, ईयरली और मंथली में कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। आप जानते हैं 1 साल के 12 महीने होते हैं। सुनिए, ए बी सी की वार्षिक आय, पॉइंट टू बी नोटेड। आंसर कमेंट में मत दीजिएगा प्लीज, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, कमेंट में आंसर मत दीजिएगा, कमेंट में आंसर मत दीजिएगा प्लीज, ठीक है बेटा। वार्षिक आय का अनुपात दिया हुआ है, ए बी सी की वार्षिक आय का अनुपात दिया हुआ है 1:3:7, ठीक।
ए और सी की टोटल इनकम एक साल की दोस्तों 8 लाख रुपए है। 8,000, 80,000, 8 लाख। बेटा ये ए और सी का टोटल है, टोटल बटा में कितना 8 लिखूं क्या? जब ए और सी का टोटल था बेटा बटा में 8 आएगा। जी हां। अब आपने कहा सर बी की इनकम बता दो, बी की इनकम, तो बी की इनकम तो 3 बनेगी बेटा, बी की इनकम तो 3 बनेगी। लेकिन दोस्तों एक बात पे ध्यान दीजिए, इससे बी की इनकम कौन सी आएगी? इससे बी की इनकम कौन सी आएगी? आप कहिएगा सर इससे बी की इनकम बनेगी ईयरली, लेकिन मेरे को सवाल में पूछा गया मंथली। बेटा मंथली के लिए 1/12 करना पड़ेगा, 1/12 करना पड़ेगा। दोस्तों ये पॉइंट कट जाएगा 4 बार, 8 से दोस्तों 1 लाख कट जाएगा, 1 लाख, और 1 लाख में 4 का भाग दोगे 25,000 मेरे सवाल का उत्तर बन जाएगा। स्टार्टिंग के 9 क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा, हर एक क्वेश्चन वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड है और वैल्यू सिस्टम में आपका स्ट्रॉन्ग करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जानता हूं मेरी पूरी मैथ्स में काम आएगा, इसीलिए बेटा इसको इतना रिपीट कर रहा हूं मैं। एक और सवाल आया दोस्तों, देखो इस बार तुम्हें मंथली से ईयरली जाना है, इस बार तुम्हें मंथली से ईयरली जाना है। दोस्तों आप मुझे बताना, प्लीज आंसर कमेंट में मत कीजिएगा यार, 12,000 के बटा में क्या लिखूं? बेटा सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए 12,000 के बटा में क्या लिखना है? 12,000 के बटा में लिखना है 3। पता है क्यों? पता है क्यों? सैलरी इज सी इज 12,000 मोर देन ए। ये ए और सी का डिफरेंस है बच्चों, ये ए और सी का डिफरेंस है, और ए और डिफरेंस का 3 है बिल्कुल। और हमसे पूछा बी, तो बी के लिए भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, खत्म बात। 3 से 3 कट गया, 12,000 रुपए सैलरी आ गई मंथली। मंथली से अगर ईयरली जाना है, मंथली से अगर ईयरली जाना है 100 आगे आएगी 30, खत्म बात। स्टार्टिंग के 10 सवाल सारे लोगों को समझ में आ गए भाई? जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए पिछले 50 मिनट से, उनको स्टार्टिंग के 10 सवाल समझ में आए? मैंने आपको पहले बता चुका हूं, इस क्लास की रिकॉर्डिंग एक बार और चेक करना। और भैया मैं विनती कर चुका हूं आपसे कि बीच में प्लीज ऐसे कमेंट में आंसर मत किया करो। कई तो ऐसे बालक है नालायक, केफ अंसारी जैसे, जिसको मतलब बी लिखना है ना, बी, तो बी नहीं लिखेगा भाई साहब, 50 बार टाइप करेगा बी 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 बी। क्यों भैया? उससे कुछ सुकून मिलता है मन को यार। भाई तेरे बस की बात नहीं है पढ़ने की तो छोड़ दे पढ़ना यार। बेटा इन्हीं प्रॉब्लम्स के कारण ना, मैं बताऊं मेरा रियल में मन नहीं करता कि मैं आपको चीजें बहुत बढ़िया से करवाऊं। क्लास में 10-15 बालक ऐसे आ जाते हैं बेटा, जिनसे पूरा माहौल मेरे को बड़ा खराब लगता है। मेरे को लगता है कि छोड़ यार, रीजनिंग वाला काम ठीक है, करते रहो बेटा। क्यों बच्चों के लिए इतने एफर्ट्स करते हैं ना? क्यों बेटा इतने एफर्ट्स करते हैं? क्यों इतनी मेहनत करता हूं मैं नया नया कंटेंट बनाने का, नया कोशिश करने का? क्या आवश्यकता है करने की? पर ये मतलब एक कमेंट बी को बी नहीं करेगा भाई साहब, 1000 बार लिखेगा बी 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 करके शांति मिल गई। मैंने एक बार नोटिस किया, 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन हर सवाल पे यही है बेटा। प्लीज अब कमेंट मत कीजिएगा। फ्रिज और टीवी, दोस्तों ये फ्रिज है और ये टीवी है। 5:3 में अनुपात दिया हुआ है, 5:3 में, ठीक। फ्रिज की कीमत टीवी से इतने रुपए ज्यादा है बेटा, फ्रिज की कीमत इतने रुपए ज्यादा है। 5500 के बटा में 2 लिखूं क्या? भाई डिफरेंस ही तो दिया हुआ है ना, आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। डिफरेंस दिया हुआ है और पूछा गया फ्रिज की कीमत कितनी है बेटा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। फ्रिज की कीमत कितनी है? 5 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से काटोगे बेटा 2750 बार कटेगा, 2750 बार कटेगा। अब देखो मल्टीप्लाई बेटा कितना कॉमन सेंस से कर पाएंगे हम। 2000 का 5 से गुणा करो 10,000, 3500, 13,750 उत्तर बनेगा बेटा, 13,750 उत्तर बनेगा। मल्टीप्लाई करने के चक्कर में बड़ा मत करो बेटा, आप समझा करो। देखो आपको इतने बात तो कॉमन सेंस आएगा ना कि 2000 का 5 गुना करूंगा तो 10,000 बनेगा,
और 3000 का 5 गुना करूंगा तो 15,000 बनेगा। अब ये गुना करने की बात नहीं है, ये समझने वाली बात है बेटा। 2750 का अगर 5 गुना करूंगा, उत्तर इन दोनों के बीच में आएगा क्या? उत्तर 10,000 और 15,000 के बीच आएगा क्या? दोस्तों मेरे को इनके बीच में एक ही ऑप्शन नजर आया, मैंने टिक कर दिया। ऑप्शंस हमेशा आपको ध्यान रखने हैं, ऑप्शंस दोस्तों हमेशा आपको पढ़कर चलने हैं। ऑप्शन से ही बात बनेगी, ऑप्शन से ही काम होगा। प्लीज आराम से देखो सवाल, मुझे बताना जो मैं स्टेप लिखूंगा वो स्टेप समझ में आया क्या? जो मैं स्टेप लिखूंगा वो स्टेप आपको समझ में आया क्या? इतनी बात बता दो, ये समझ में आया क्या? अब मैं इन सवालों को सॉल्व नहीं करूंगा बेटा, मैं 11 सवाल करवा चुका हूं। अब ये कुछ सवाल आपके लिए हैं, ठीक है? इतना करके छोड़ दो, आगे तो कर लोगे ना बेटा। अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अब थोड़ा भी करना ट्राई करो, थोड़ा माथापच्ची करना बाद में, पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं, सारे सवाल अब करना बेटा, ठीक है? कई कहेंगे सर हमसे तो गुणा ही नहीं हो पाए, करवा दो। 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 1 3, 3 चौका 12 और लास्ट में 6 बनेगा। 2 4 6 इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ मुझे बताइए बेटा, सिर्फ मैं गुणा भाग नहीं करूंगा, 126.5 के बटा में क्या आएगा? बेटा बटा में बताओ कितना आएगा, सब बच्चे बताओ फटाफट से। 126.5 के बटा में कितना लिखूं? कमेंट बड़ी तेज आना चाहिए। बटा में 11 आएगा, वेरी गुड। टोटल है ना, तो बी ए से कितना ज्यादा है? बी ए से 3 ज्यादा है। बी ए से कितना ज्यादा है दोस्तों? 3 ज्यादा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। रे खत्म बात, रे भाई खत्म बात। 11 से कट पाएगा? 11 एकम 11, 1 6, 11 एकम 11, 11.5 बार कटेगा दोस्तों, उत्तर बनेगा 34.5। खत्म बात, डन। टोटल इनको कर लेना, जोड़ ले भाई। 2 5 4 दिखाई नहीं पड़ रहा, सवाल में लिखा हुआ है 2 5 4। लो भाई तो पहले क्लास तो पढ़ ले यार, जब मैं तुम्हारे डाउट सेशन डाउट लूंगा ना बेटा तो बोल देना। इस सवाल का दोस्तों उत्तर मुझे पोल पे दे पाओगे आप? पोल पे इस सवाल का उत्तर पोल पे दे पाओगे? देखता हूं दोस्तों मैं इस सवाल पे पोल क्रिएट करके कि क्या पता मुझे आप लोग उत्तर पोल पे दे भी पाओगे, नहीं दे पाओ। 79% क्लास। दीप ठाकुर तुम्हें हिंदी समझ में नहीं आती क्या? तुम्हें हिंदी समझ में नहीं आती क्या? बड़ा अजीब आदमी है यार ये। भैया मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके फायदे के लिए यार, आप लोगों को वही आदमी चाहिए जो प्रैक्टिकल को थोड़ा दूसरा सवाल करवाए। बोला हो गया? बोला हाँ हो गया, ठीक है, डन डन। एक ट्रायंगल की 3 भुजाएं इस अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर दिया दोस्तों। 15 के बटा में 5 लिखूं क्या? अरे सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर दिया हुआ है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का 12 का और 7 का अंतर 5 दिया हुआ है। सबसे बड़ी भुजा पूछी है तो 12 तिया 36 दोस्तों उत्तर बनेगा। बड़ा दुख हुआ मुझे देखकर कि 77% लोग कर पाए हैं, 23% लोगों को अभी ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया। 23% लोग ऐसे हैं क्लास में जिनको अभी तक वैल्यू सिस्टम की बात समझ में नहीं आई। दोस्तों आप देख लो कंपटीशन कितना आसान है भैया। इस प्रकार के लोग भी देखो आप एग्जाम देंगे भैया, सिलेक्शन लेना मुश्किल काम नहीं है, ये बातें बड़ी इजी हैं, लेकिन बालक नहीं समझ पाते। बेटा 15 नंबर सवाल आप सेल्फ करेंगे, छोड़ दीजिएगा, ये आप खुद करेंगे बेटा। 16 नंबर सवाल बेटा आप खुद से करेंगे। 17 नंबर सवाल बेटा आप खुद से करेंगे। और खुद से क्या करेंगे आप करवाई लो, वरना मुझे कल फिर करवाने पड़ेंगे बेटा। मैं आज अगर बीच में 4 सवाल छोड़ दूंगा ना तो कल की क्लास में लोग यही लेके आ जाएंगे कि सर ये 4 सवाल नहीं हो पाए, करवा दो। आज नहीं तो भैया कल करवाने पड़ेंगे। दिक्कत तो यही है ना बेटा। 3200 रुपए के बटा में कितना आएगा? 16। बी और सी का डिफरेंस पूछा है, 3 से गुणा कर लो बेटा, 600 उत्तर बनेगा। खत्म बात।
अरे वैल्यू सिस्टम की बात तो पल्ले पड़ गई। इस स्टार्टिंग के 1 घंटे में बेटा मैंने आपको 15 सवाल करवाए और 15 सवाल में मैंने आपको वैल्यू सिस्टम क्या होता है यह समझाने की कोशिश करी। आ गया समझ में? ठीक है, तो बेटा आज अपनी क्लास चलेगी 5:45 तक कम से कम। ठीक है, अभी बेटा हम 2 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद दोस्तों पूरा पढ़ेंगे। ब्रेक के बाद दोस्तों आगे हम और ट्राई करेंगे। 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं कंसेप्ट के साथ साथ। अब आगे थोड़ी स्पीड तेज हो जाएगी क्योंकि बेटा अभी तक तो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा था, अब कंसेप्ट के बाद में इनका यूज करना सीखेंगे। बेटा सी यू आफ्टर 5 मिनट। इतने बेटा मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं, आप प्लीज पानी वानी पी लीजिए। 5 मिनट के बाद दोबारा पढ़ते हैं। हाँ जी भैया, ब्रेक टाइम कंप्लीटेड दोस्तों। 3 मिनट का ब्रेक हो चुका है पूरा। आइए दोस्तों बताइए, क्या सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग दोबारा से? फिफ्टीन नंबर सवाल दोस्तों डन हो गया। अब मैं देखो 15 सवाल आपको बिल्कुल एक जैसे दोस्तों करवा चुका हूं। अब जो सवाल बिल्कुल इस थीम पर डिपेंड करते हैं वो आपको सेल्फ थ्रू करने के लिए बेटा थोड़े बहुत सवाल सेल्फ भी करना। चिंता मत करना बेटा, अगर बीच में कोई सवाल नहीं हो पाया तो कल बेटा मैं आपके इन क्वेश्चन का डाउट भी ले लूंगा। अगर कोई सवाल रह गया तो कल पूछ सकते हैं मुझसे आप, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सवाल नंबर 16 आप खुद से करेंगे। लैंग्वेज को पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं है। पैसा 3 हिस्सों में बांटना है। चकोर को कितना मिला आप बताइए खुद से। ठीक है बेटा, 17 नंबर सवाल खुद से करेंगे आप। 18 नंबर सवाल दोस्तों बिल्कुल इजी है, खुद से करेंगे आप। अब दोस्तों थोड़ा सा एक कंसेप्ट नया सीख लो। देखो मैंने आपको यह बताया था कि रेशो को ना हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको लिख कर दिया 8:10। भाई है तो ये भी सही, लेकिन हम क्या करते हैं बेटा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 4:5 करके लिखते हैं। ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि बिल्कुल इंटीजर में, पूर्णांक में मैक्सिमम कटने वाली बात तक काट के लिखिएगा। दोस्तों कई बार क्या होता है आपके सामने स्थिति ऐसी दे दी जाती है कि ए और बी का मतलब ना 1/2 रेशो 1/3 दे दिया जाता है। अब ये फ्रैक्शन की बात आ गई दोस्तों, फ्रैक्शन की बात आ गई तो आप ये बात समझो कि ना जैसे मैं दोनों साइड में 2 से काट रहा था, दोनों साइड में काट रहा था, तो आप दोनों साइड में कोई सेम चीज से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। बेटा रेशो में दोनों तरफ सेम चीज से काट भी सकते हैं, सेम चीज से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए बेटा इस 2 का और 3 का एलसीएम कितना आता है? 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहिएगा सर इनका एलसीएम बनता है 6 ही बनेगा। बेटा इनका एलसीएम बनेगा 6। देखिए 1/2 में जब 6 से गुणा करूंगा ये 3 बन जाएगा और ये दोस्तों 2 बन जाएगा। तो आप इसको 3:2 कह सकते हैं आसानी से, मतलब फ्रैक्शन को इसी प्रकार में लिख सकते हैं। अब इस चीज को आप शॉर्ट में देख लो कि 1/2 और 1/3 था। दोस्तों आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे, तिरछा गुणा। तो 3 का 1 से गुणा करूंगा 3, 2 का 1 से गुणा करूंगा 2। बात एक ही है, बात डन है, इस बात में कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आया कि अगर कभी किसी पेपर में मैं आपको बोलूं कि ए और बी का रेशो है ना 3/7 5/2 ऐसे, तो डायरेक्ट दोस्तों 3 का 2 से गुणा कर लेना 6, 7 का 5 से गुणा कर लेना 35, ऐसे बोल सकते हैं। पर इजीएस्ट फॉर्म में लिखना होता है तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आसान करके लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों ये अगर 3/4 है, ये दोस्तों 2/3 है, तो बताओ इनका मतलब मैं 9:8 लिख सकता हूं। आया कंसेप्ट समझ में? जी हाँ दोस्तों, इस सवाल में तुम्हें कुछ नहीं था, एक कदम एक्स्ट्रा बोल दिया, बोला भाई 1/3 1/5 में बांटो। कुछ नहीं है दोस्तों,
एक्चुअल में ये 5:3 में बांटना है, एक्चुअल में ये 5:3 में बांटना है दोस्तों। तो मुझे बताइए ये सवाल वही तो बन गया, 960 के बटा में कितना आएगा 8 और गुणा में कितना आएगा 2। अरे यही तो काम करना है ना, बटा में 8 और गुणा में 2। अगर कोई रेशो इस प्रकार का आ जाए 1/3 1/5 आ जाए तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में कर लीजिए और सिंपल फॉर्म से सवाल इजी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा बताओ सेम क्वेश्चन है, मैं इस रेशो को 8:15 लिख सकता हूं ना, ये सन का हिस्सा है, ये डॉटर का हिस्सा है, 8:15, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। तो चीजें बिल्कुल इजी है, चीजें बहुत आसान है। बेटा क्या ये मान लिया जाए कि 20 नंबर तक के सवाल सब बच्चों को समझ में आ गए? साथ साथ में कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि बेटा जल्दी करो ना, कौशल कुमार का ये आदेश आ गया कि थोड़ा जल्दी चलो सर, ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी। 20 नंबर सवाल से 21 से जरा नई बात समझो। देखो दोस्तों, दो संख्याओं का योग है 40। उत्तर मत दीजिएगा प्लीज, मैं जानता हूं आप होशियार हैं बेटा, लेकिन ज्ञान साबित यहां मत करो। दो संख्याओं का योग कितना है 40, इन संख्याओं का डिफरेंस कितना है 4। बेटा आपको संख्याओं का टोटल भी दिया हुआ है, आपको नंबर का डिफरेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। मैं x और y की अलग अलग वैल्यू ज्ञात कर सकता हूं, जी हाँ कर सकते हैं। कैसे? देखो शशि है ना होशियार बेटा, बाकी सारे नालायक हैं, अकेला यही क्लास में होशियार है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 2x बराबर 44 और x का मतलब कितना आया दोस्तों 22। x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है दोस्तों। अगर मैं किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रखूंगा, आप जानते हैं x और y का मान 40 था, x का मान अगर 22 रखूंगा तो 40 में से 22 घटाऊंगा 18 बनेगा दोस्तों। y का मान कितना बन गया 18। एग्जामिनर कहता कि x और y का अनुपात निकालो। बेटा 22 और 18 को अगर मैं अनुपात निकालूंगा 2 से काटकर 11:9 उत्तर बन जाएगा। x और y के अनुपात निकालकर आपने सवाल चेक कर लिया, 11:9 बन गया। संख्याओं का टोटल दिया गया था, डिफरेंस दिया गया था, चेक कर लिया आपने। ठीक है बेटा, लेकिन पेपर में इतना सब मत करना। देखो अगर आपको दो संख्याओं का टोटल दे दिया जाए, अगर आपको डिफरेंस दे दिया जाए, तो सवाल करने का आसान तरीका समझो। पहले बेटा आप इन दोनों को जोड़कर आधा करो, 40 और 4 44, 44 का आधा कितना आएगा 22। बाद में इनका डिफरेंस करके आधा करो, 40 और 4 का डिफरेंस 36, 36 का आधा कितना हो गया 18। बेटा पहले जोड़कर आधा करना, फिर डिफरेंस करके आधा करना। तो इनको 2 से काट लीजिए, 2 से काटोगे उत्तर बनेगा 11:9। पहले आपने पूरी बात को लिखकर किया था बेटा, अब बहुत इजी कर लिया अपन ने। पहले इनको जोड़कर आधा किया, बाद में इनको घटाकर आधा किया। जब तुम्हें इस प्रकार का सवाल दे दिया जाए, ए और बी का टोटल, ए और बी का डिफरेंस दे दिया जाए, तो बेटा इनको सॉल्व करने का आसान तरीका है, जोड़कर आधा करो, घटाकर आधा करो, उत्तर बन जाएगा। प्रैक्टिकल करने के लिए एक सवाल और कर लेते हैं, प्रैक्टिकल करने के लिए एक सवाल बेटा और कर लेते हैं। 25 और 20 जोड़ूंगा 45, 45 का आधा बेटा 22.5। जी हाँ, 25 और 20 का अंतर 5, 5 का आधा 2.5। दोस्तों मैंने जोड़कर आधा किया, मैंने घटाकर आधा किया, तो आप मुझे बताइए ये रेशो कितना 9:1 बन गया क्या? दोस्तों रेशो कितना 9:1 बन गया क्या? अरे 2.5 का 22.5 गुणा 9 तो होता है बेटा, खत्म बात। आप x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट, और कोई चिंता वाली बात नहीं है, सवाल बहुत इजी था। दोस्तों बताइए एक लाइन में उत्तर। 55 और 9 कितने होते हैं 64, 64 का आधा कितना हो गया 32। 55 और 9 में अंतर कितना है 46, 46 का आधा कितना हो गया 23। रेशो आगे कट नहीं पाएगा, यही मेरा आंसर है। रेशो आगे कट नहीं पाएगा, यही मेरे सवाल का उत्तर है। तो x और y को मैंने आपको सिस्टमेटिक लिखकर भी बता दिया,
और बेटा इजी करके बता दिया। देखो एक ही पैटर्न के कई कई सवाल है ना, ताकि हाथों हाथ रिवीजन भी हो जाए, हाथों हाथ चीजों को रिपीट भी कर पाओ, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बना पाओ, ये हमारी पूरी कोशिश है बेटा। 64 और 8 72, 72 का आधा 36, 64 और 8 का अंतर 56, 56 का आधा 28। खत्म बात। दोनों 4 से कट पाएंगे तो 4 से काट के उत्तर आ गया 9 7। खत्म बात। कंटेंट में दोस्तों गारंटी दे रहा हूं, ऐसा कंटेंट दुनिया भर घूम लेना, कहीं ना मिलेगा तुम्हें। इस प्रकार के एक प्रकार के इतने सवाल तुम्हें एक साथ कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है भाई विवेक, ठीक है, ओके रिपोर्ट है भाई, अब ध्यान दे ले पढ़ने पे। ठीक है सुनो बेटा, 24 सवाल डन हो गए अपने। अब चलता हूं अगले कंसेप्ट पे। टुकड़ों में मैंने शीट को बांट रखा है और वैसे ही बताऊंगा। दोस्तों रेशो की कहानी मैंने आपको बताई थी कि देखो जी, ए बी और सी, जो बालक बिगिनर है, बिगिनर मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले, क्या उनको समझ में आ रहा है? बेटा मैंने ना 3 नंबर आपको दे दिए, 3:4:5 में। तो सुनो बेटा, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ना, ये अगर 3x है, ये अगर 4x है, तो ये 5x है। भाई x को अपन लिखते नहीं है बेटा, x को अपन लिखते नहीं है, पर ये अंडरस्टूड है कि 3 4 5 ये तीनों x की वैल्यू है, ये तीनों x के मान आपको दिए गए। ठीक है, 3 है, 4 है और 5 है, ये आपको दिया गया। 3x 4x। हाँ बेटा स्वाति बताओ। हाँ गुड इवनिंग बेटा। हेलो। हाँ बेटा बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो स्वाति बेटा बोलो, आवाज आ रही है। गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग, बताइए बेटा। सर आई वाज वेरी मच एक्साइटेड टू यूज दिस ऑप्शन। बेटा आपके कुछ फैन चल रहा है, आवाज बड़ी बेटा आपकी ठीक से नहीं आ पा रही। सर आई एम सेइंग आई वाज वेरी मच एक्साइटेड टू यूज दिस ऑप्शन, फर्स्ट टाइम आई यूजिंग इट इन दिस क्लास। I can't get you actually, वॉइस में कुछ इशू आ रहा है बेटा आपका। बेटा स्वाति बेटा प्लीज आप ना कोई मैसेज कर दीजिए बेटा लिखकर, क्योंकि आवाज वो ठीक से नहीं आ पा रही बेटा, इसलिए प्लीज। आवाज क्लियर है, सुन नहीं पा रहा बात आपकी मैं। सुनो बेटा, एक बार कंसेप्ट नया सीखो, बात करेंगे बाद में आपसे। 3x 4x और 5x, 3 4 और 5, ठीक है। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं ना बेटा, 4 3 7 और 5 12x बन जाता है, 12x बन जाता है बेटा। तो इसमें कोई फर्क नहीं है, x x में कोई बात नहीं है। लेकिन बेटा कई बार क्या होता है, हम इनका ना स्क्वायर करना चाहते हैं। स्क्वायर स्क्वायर वाले केस में क्या होता है बेटा, स्क्वायर वाले पॉइंट में क्या होता है, अरे माइक बेटा गिरा थोड़ी है कोई। ठीक है, x का स्क्वायर बनता है, ये 4x का सॉरी 16x का स्क्वायर बनता है, और ये 25x का स्क्वायर बनता है। प्यारे बच्चों, स्क्वायर वाले केस में, क्यूब वाले केस में, मल्टीप्लाई वाले केस में, जब x और x आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना बेटा, तो वो स्क्वायर क्यूब बनता है। जोड़ने घटाने में तो फर्क नहीं पड़ता था, हमने अब तक 25 सवाल किए, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन दोस्तों इस बार थोड़ा फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा समझो, 3 संख्याएं हैं, 3:2:5 में। अगर मैं इनके वर्गों का, अगर मैं इनके स्क्वायर का टोटल करता हूं बेटा, बताओ 3 का जो स्क्वायर बनेगा, क्या मैं उसे 9x स्क्वायर लिखूं क्या? 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर बनेगा, और 5 का स्क्वायर दोस्तों 25x स्क्वायर बनेगा। पहले कंसेप्ट सीखना, फिर बिना x लिखकर बताऊंगा, बिना x लिखे भी बताऊंगा। पहले एक बार समझो, ये चीज दोस्तों बराबर है 1862 के। मैंने अपने नंबर को अपनी मर्जी से 3x 2x और 5x मान लिया था, ठीक है। अब ये चीज समझने के लिए अपन ने 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर और 25x स्क्वायर मान लिया।
बेटा इनका जोड़ कितना बन गया, आप कहोगे सर 38x स्क्वायर बन गया, बराबर आ गया 1862। इज इट ओके? जी हाँ। एक्स स्क्वायर कितना बनेगा, 1862/38। बेटा अगर मैं इसे काटूंगा पूरा पूरा, 8 चौका 32, आप मुझे बताइए 49 टाइम कटेगा, 49 टाइम कटेगा। बच्चों ने काट के बताया दोस्तों, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। x का मान कितना आ गया, 7। सबसे छोटी संख्या पूछिए दोस्तों, देखो ये नंबर बनेगा 21, ये नंबर बनेगा 14 और ये नंबर बनेगा दोस्तों 35। सबसे छोटी संख्या पूछेंगे, उत्तर 14 आएगा। अगर आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछते, उत्तर 35 आता। अगर आपसे बीच की संख्या पूछेंगे, उत्तर 21 आएगा। भाई जो भी चीज पूछेंगे वो हम ज्ञात कर पाएंगे। लेकिन ये तो बेटा मैंने आपको एक्स स्क्वायर की बात बताई लिखकर, ठीक है। अब माइंड में सवाल कैसे करेंगे सर, जल्दी में कैसे करेंगे, तो सुनो बेटा, आपने पहले इन तीनों का स्क्वायर किया, 9, 16, 9, 4 और 25, ये बना 38। 1862 में 38 का भाग देने पर जो भी आएगा ना, इसका तुम्हें एक बार रूट लेना पड़ेगा बेटा, डायरेक्ट इसका तुम्हें रूट लेना पड़ेगा। रूट क्यों लेना पड़ेगा, आपको बात लॉजिकल समझ में आ गई कि जो भी डिवाइड करने पर आएगा इसका रूट लेना पड़ेगा बेटा। ये स्क्वायर वाले केस की बात है बेटा, ये स्क्वायर वाले केस की बात है, इसलिए मैंने रूट लिया। अच्छा अगर मैं इनके क्यूब करता, अगर मैं इनके क्यूब करता बेटा, तो क्या आपको इसका क्यूब रूट करना पड़ता, बात समझ रहे हो ना, उस केस में आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा दोस्तों। बेटा मैं देखो अगला सवाल आपको बिना एक्स लिखे बता रहा हूं, बिना एक्स लिखे बता रहा हूं दोस्तों। 2, 3, 4, आप मुझे बताइए, ये वर्ग की बात चल रही है, स्क्वायर की बात चल रही है। ये बन गया 4, ये बन गया 9 और ये बन गया 16। क्या बेटा बटा में 29 आएगा ना, अरे बटा में 29 आएगा ना बेटा, बटा में 29 आएगा। लेकिन इस चीज का तुम्हें रूट करना पड़ेगा, तभी तो अपने मान को सॉल्व कर पाएंगे, तभी तो अपने मान को बेटा बना पाएंगे। 29 5 145, 29 छिका बेटा 64 टाइम कटेगा, 8 बनेगा। x की वैल्यू कितनी बनेगी, 8। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौका 32, 32 इज द करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर बी। स्क्वायर वाली बात आपको समझ में आई। जब किसी क्वेश्चन में स्क्वायर करना पड़े तो स्क्वायर का पॉइंट क्या है, स्क्वायर का लॉजिक क्या है, तो स्क्वायर आपकी समझ में आना चाहिए, बस ध्यान रखिएगा। इज इट ओके बेटा? देखो भाई, अब की बार तुम्हें स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ है, कोई बात नहीं है बेटा। आपको पता है 4 का स्क्वायर बनता है 16, 5 का स्क्वायर बनता है 25, डिफरेंस करूंगा तो 9 बनेगा। 81 को 9 का भाग देकर रूट करना पड़ेगा, 81 को 9 का भाग देकर रूट करना पड़ेगा, तो रूट में 9 का मतलब 3 बनेगा बेटा। तो ये वाली वैल्यू आएगी 12 और ये वैल्यू आएगी 15, खत्म। ए का मान बनेगा 12 और बी का मान बनेगा 15। अल्टीमेट सवाल दोस्तों। अब आपको ये बात पता है कि इसमें ना एक्चुअली 5x है, इसमें 6x है, इसमें 7x है। अगर मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, ये बन रहा है 5670। ठीक है, पहले आप इन नंबर को तो काट लो। 7 से काटोगे बेटा, 7 से काटोगे तो 7 8 56, 810 बन जाएगा। और 6 5 30, 30 से काटोगे 27 बनेगा। बात समझ रहे हो? x क्यूब का मतलब कितना बन गया बेटा, 27, और x का मतलब कितना बन गया बेटा, 3। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 या 21, 21 हमारी सबसे बड़ी संख्या आएगी। 21 इज द करेक्ट आंसर है बेटा। बिल्कुल फाउंडेशन वाली बात चल रही है, बिल्कुल बेसिक वाली बात चल रही है, और ये सारी बातें आपको सेल्फ खुद से रिपीट भी करनी है। क्या इसमें आप समझ पा रहे हैं? सौरभ साधु कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा बेटा, कोई इलाज नहीं है मेरे पास, आई एम सॉरी फॉर दैट। बराबर 1575, 1575 मल्टीप्लाई है ना बेटा, इसलिए मैंने x लिखा।
अगर मल्टीप्लाई नहीं होता, प्लस माइनस होता तो मैं जोड़ लेता, मुझे दिक्कत नहीं थी, लेकिन मल्टीप्लाई वाले केस में आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। 9 एकम 9, 6 7, 9 7 63, 9 5 45, बेटा 7 से कटोगे 25 बार कटेगा। एक्स स्क्वायर का मतलब 25 है, एक्स का मतलब 5 है। तो छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या 35 है। छोटी संख्या 35 है। थोड़ी सी बात अलग आ गई बेटा, वर्षताएं चल रहे हैं, सारे बेटा पॉइंट कवर करेंगे। अरे इससे शॉर्ट क्या बनेगा भाई, इससे शॉर्ट क्या बनेगा? ये कोई डिफिकल्ट बात थोड़ी है बेटा। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है। द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ देयर डिफरेंस। बेटा मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर है 3 इंटू एक्स माइनस वाई। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू है दोस्तों 3 इंटू एक्स माइनस वाई। दो संख्याओं का जो टोटल है ना, वो डिफरेंस का 3 गुना है। ये लिख दिया। क्या बनेगा? सोल्व करो एक बार। x प्लस वाई बराबर 3x माइनस 3y। आप कहोगे जी हाँ, x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ। तो आप मुझे बताओ 2x बराबर 4y बनेगा। 2 से काट लीजिए, x बराबर 2y बनेगा। x बराबर 2y बनेगा बेटा ये। जी हाँ, x बराबर 2y होगा तो x माइनस x अनुपात y कितना बनेगा? 2:1। ये 2:1 कैसे आया अभी आपको बताऊंगा डिटेल में। एक बार ये लिख लीजिएगा, x y कैसे बनेगा, इसका लिखने का कारण क्या होता है, ये कारण आपको अभी समझ में आएगा। नहीं देवाशीष, मैं मजाक कर रहा हूं, ये एग्जाम में नहीं आते, टाइम पास कर रहा हूं, ठीक है। सुनो, मैंने आपको बेटा एक बात बोली कि अगर 4a बराबर 3b है, अगर 4a बराबर 3b है तो a रेशो b कितना आएगा? बात को समझना बेटा, नियम को समझना, आप रूल को समझना, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, 4a बराबर 3b है, ये दोनों चीजें कोई ना कोई चीज के बराबर तो हैं। जब ये दोनों चीजें बराबर हैं तो मैंने मान लिया कि दोनों 12 के बराबर है। मैंने कल्पना कर ली 12 के बराबर है। बच्चे कहेंगे सर आपने 12 ही क्यों माना? तो 12 मैंने इसलिए माना बेटा, 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, इसलिए। तो 4a का मान अगर 12 है तो a का मतलब 3 आ गया। जी हाँ बेटा, 3b का मतलब 12 है तो b का मतलब 4 आ गया। जी हाँ, तो इससे आपने कह दिया a अगर 3 है तो b बराबर 4 है। एक मिनट रुक जा भैया, एक मिनट रुक जा। चल टाटा। 3:4 है बेटा, 3:4 है, 3:4 है। तो ये सब आपको बेटा पूरा करने के लिए 4a बराबर 3b बोले ना, और रेशो पूछे ना रेशो, तो डायरेक्ट आप ना इन दोनों को आपस में पलट दीजिएगा, खत्म बात। ये 3 इधर लिख लो, 4 इधर लिख लो बेटा, आपको पूरा काम नहीं करना, डायरेक्ट आपको 3 4 करना है, खत्म कर। इतना से तो काम है, और कोई पॉइंट ही नहीं है, और कोई बात में दिक्कत ही नहीं भाई। डिसलाइक मारेगा बेटा, कोई बात नहीं, मारने दो बेटा। ये एक बालक डिसलाइक मारेगा तो बेटा कोई आप जैसे 6 बालक होंगे ना, तो लाइक करने वाले भी होंगे। बेटा बताओ, a और b का रेशो 6:5 बनेगा ना? a और b का रेशो बताओ डायरेक्ट 6:5 बनेगा। सीधी सी बात दोस्तों, ये आपस में पलट जाते हैं बेटा, सीधी सी बात, दोनों आपस में पलट जाते हैं, दोनों आपस में बदल जाते हैं। 2a का मतलब अगर 3b है तो बताओ दोस्तों, a और b का रेशो 3:2 बनेगा। क्यों बनेगा इसका मैंने आपको कारण भी दे दिया, लेकिन थोड़ी सी बात आपको समझ में भी आ गई कि कैसे बना था ये ना। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत शानदार बात है। एलसीएम एचसीएफ,
बेटा एक आप जानते हैं एलसीएम वर्ड होता है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का अर्थ क्या है, एक बार समझने की कोशिश करें। मैंने आपको एक नंबर लिखकर दिया 4, ठीक बेटा। 4 के जो मल्टीपल होंगे वो क्या क्या होंगे? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। क्या मतलब 4 के मल्टीपल यही होते हैं ना। और एक मैंने आपको नंबर दिया 6, तो 6 के मल्टीपल क्या होंगे? आप कहोगे 6, 12, 18, 24, 30, ये बेटा 6 के मल्टीपल हो गए। अच्छा मैं कह रहा हूं इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? देखो बेटा 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 तो कॉमन निकल सकता है। 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, तो 24 भी कॉमन आ गया। ऐसे ऐसे आगे कॉमन और भी आएंगे। लेकिन सवाल कहता लिस्ट लोएस्ट, छोटे से छोटा बेटा कॉमन मल्टीपल इनमें 12 है क्या? क्या सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 12 है ना? तो हम ये कहते हैं कि 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 12। क्या बेटा आप मुझे बताओ 4 और 6 का एलसीएम 12 आता है ना? अब जरा मेरी बात सुनिएगा, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा ये बात मैं आपको बता रहा हूं। 12 इनका एलसीएम होता है। अगर मैं इनको 2 से काट लूं बेटा, अगर मैं इनको 2 से काट लूं तो क्या ये 2:3 बन जाएगा? क्या ये बताओ 2:3 बन जाएगा? आप कहोगे जी हां। और इसके मल्टीप्लाई में 2 भी करना पड़ेगा, मतलब 12 कैसे बनेगा समझो। 2 तिया 6 बेटा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। मतलब कि आप मेरी बात समझो, अगर मैं आपको कोई 2 नंबर का रेशो दे दूं, अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं बेटा, अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि मेरे पास 2 नंबर हैं ए और बी, इनका रेशो है 4:5 और एलसीएम कितना है? 200। एलसीएम कितना है? 200। तो क्या आप नंबर ज्ञात कर पाओगे? आप कहोगे हां सर। मैं क्या करता हूं, 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर लूंगा 20, 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर लूंगा 20, 20 का भाग दूंगा, एलसीएम कितना आएगा? 10। इसका मतलब एक नंबर 40 था, एक नंबर 50 था, एक नंबर 40 था और एक नंबर 50 था। 40 और 50 नंबर ज्ञात कर पाएंगे। कैसे? एक बार और समझो, एग्जांपल से बात समझ में आएगी, एग्जांपल से आपको पॉइंट समझ में आएगा। 2 नंबर हैं दोस्तों ए और बी, इनमें डिफरेंस दिया हुआ है 3:4 का, एलसीएम है 180। ठीक है, आपको संख्या बतानी है, जरा गौर कीजिए एक बार ध्यान से। 3, 4 आप 180 में इनके मल्टीप्लाई से भाग कर लो बेटा। आप इनके एलसीएम में मल्टीप्लाई से भाग करोगे 12 से, 15 बार कटेगा ना बेटा, 15 बार कटेगा, मतलब इन दोनों में से 15 काटा गया होगा, इन दोनों में से 15 काटा गया होगा। ये नंबर आएगा 45 और ये नंबर आएगा 60। दोस्तों अगर पहली संख्या पूछेगा 45, दूसरी पूछेगा तो 60। क्या बताओ 45 तक की बात समझ में आई? बत्तीस नंबर सवाल एकदम सेम है दोस्तों। इस सवाल में मुझे बताओ 225 के बटा में आपको 3 गुणा 5 करना पड़ेगा, यानी कि 15 बार कटेगा ये। 15 तिया 45, 15 पंजा 75, खत्म बात। 15 पंजा 15 तिया 45, 15 75। छोटी संख्या पूछेगा, आंसर कितना आएगा? 45। दोस्तों बहुत समझे, बहुत बढ़िया सवाल है। 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6। पहले तो ना ये इजी करो यार, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, 3, 4, 5, 6 बटा में सही नहीं लग रहे। इस रेशो को आसान करके लिखो। तो इन सब का एलसीएम देखो बेटा कितना आएगा? 6 5 30 दूनी 60 आएगा। आप सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रेशो इजी बन जाएगा। पहले बनेगा 20,
फिर बनेगा बेटा 15, फिर बनेगा 12 और फिर बनेगा 10। मैं इस रेशो को ये भी लिख सकता हूं, ये दोनों रेशो एक ही बात है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 को 20, 15, 12, 10 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ सर। दोस्तों ये जो रेशो मैंने लिखा है देखो, अब कह रहा उसके पास कम से कम कितनी कलम है, बेटा इन सबको जोड़ो ना, 35, 47 और 10 57, 57 इनका कलम होनी चाहिए कम से कम। बेटा देखो पेन जो इनके पास होंगे ना, वो या तो 57 होंगे या 57 के कोई मल्टीपल में आएगा, 114 भी हो सकते हैं, इनके पास पेन 171 भी हो सकते हैं। लेकिन मेरे से पूछा गया था कम से कम कितने पेन होंगे, बेटा कम से कम तो 57 पेन होंगे बेटा। अगर इन सबको जोड़ूंगा तो मिनिमम आपके पास 57 आने चाहिए। अरे तुम 6, 5, 3, 4 का भी एलसीएम नहीं ले पा रहे क्या? 2, 3, 4 का भी एलसीएम नहीं ले पाओगे भैया? स्कूल में तुम कैसे पढ़े हो भैया? स्कूल में कैसे पढ़े हो? सुनो भाई मेरी बात बहुत ध्यान से। 2 शहरों के बीच में बस का भाड़ा 29:31 में बढ़ाया गया है। सुनो भाई, पता है क्या कह रहा कि बिफोर और आफ्टर समझो। ये सवाल सीजीएल में आया था दोस्तों, बिफोर और आफ्टर समझो। पहले दोस्तों बस का किराया था 29 रुपए, अब आपने किराया कितना करवा दिया? 31 रुपए। पहले बेटा जयपुर से हनुमानगढ़ जाने के 29 रुपए लगते थे, आजकल 31 रुपए लगते हैं। तो बताओ किराया कितना बढ़ गया बेटा? बेटा बताओ किराया कितना बढ़ गया? हाँ प्यारे बच्चों, बड़ी सीधी सी बात है। पहले 29 यूनिट का किराया लगता था, यानी ओरिजिनल किराया कितना था? ओरिजिनल बेटा मूल भाड़ा मतलब ओरिजिनल फेयर था, जो पहले था, जो पहले था वो है। तो बेटा 725 के बटा में क्या लिखूं? 725 के बटा में क्या लिखूं? 29। ये हमारा पहले भाड़ा था, ये स्टार्टिंग वाला भाड़ा था दोस्तों। आपने इंक्रीज कितना किया? कह रहे इंक्रीज कितना करा, इंक्रीमेंट कितना किया? बेटा इंक्रीमेंट के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्या बच्चों इंक्रीमेंट के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जी हाँ। 29 से बेटा काटोगे, 29 दूना 58 और ये 5 बार कटेगा दोस्तों, 50 रुपए उत्तर बनेगा, 50 रुपए। ये सवाल दोस्तों मैंने पिछली शीट में एक सवाल दिया था, तो बच्चों को ना इस सवाल में डाउट आया। मेरे को अगली क्लास में बहुत लोगों ने पूछा कि सर ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, तो बेटा मैंने सेम डेटा के ना 4-5 सवाल बना दिए इस बार। मैंने पिछले वाले कोर्स से बेटा बहुत सबक लिए हैं। जिन जिन मेरे को कोर्स में बच्चों ने पूछ रहे ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है, तो मैंने उनके कई क्वेश्चन बना दिए। तान्या जी कहते आप शीट भी देते हैं? बेटा जैसी शीट हम देंगे ना वैसी तुम्हें इंडिया में कहीं मिलेगी नहीं। हम ये घमंड से नहीं कह रहे बेटा, मैं आपको मेहनत से कह रहा हूं। जितने मैं एफर्ट्स करता हूं ना आपके कंटेंट के लिए, वो तुम्हें कहीं मिलेंगे नहीं बेटा। सुनो भाई, 625 के बटा में क्या बनेगा? 25। 625 के बटा में क्या बनेगा? 25 ना। मूल भाड़ा ओरिजिनल किराया 25 रुपए था बेटा, ओरिजिनल किराया 25 रुपए था, तो इंक्रीज तुमने 4 रुपए किया है क्या बेटा? इंक्रीज कितना किया, इंक्रीमेंट कितना किया? मैंने ये बात बिल्कुल नोटिस करी कि पिछले बैच में किन किन बच्चों ने किन सवाल में डाउट पूछे थे, तो बेटा उन क्वेश्चंस को मैंने 3-4 बार रिपीट कर दिया ताकि भैया बालक सारे बात को समझ जाए। आ गई बात समझ में? अरे बेटा मेहनत चल रही है कंटेंट पे बहुत गजब वाली, इसी कारण तो बेटा अब रैंक 6 बोल रही है ना अपनी। रैंक देखो बेटा 10, 12, 15 हुआ करती थी, अभी 6 पर बोल रही है। 7 आपका रहा बेटा बहुत जल्दी, तो आगे के पड़ाव और भी पार किए जाएंगे। ओ उड़ा भाई निखिल उड़ा दे। 625 के बटा में कितना करें? 5। 625 में कितना करें? 5 बेटा। 625 में कितना करें? 5। और मल्टीप्लाई कितना करें दोस्तों? 2। हमने किराया 2 रुपए से बढ़ाया दोस्तों, तो 250 रुपए उत्तर बनेगा। अरे वाह, बताओ एक जैसे ही आपको सवाल मिल रहे हैं मल्टीपल,
एक जैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं बेटा, मल्टीपल। गजब गजब गजब। 37 नंबर सवाल सेम है, आप लोग कर पाओगे? जी हाँ। 38 नंबर सवाल है, आप लोग सेम कर पाओगे? 39 नंबर सवाल देखो। बस बेटा आज की क्लास में ना अपन 40 सवाल करेंगे बेटा। आज हम 40 क्वेश्चन करेंगे और ये 40 क्वेश्चन आप लोग कल तक करके रहिए पक्का बेटा। ये 40 सवाल बेटा आप पक्का करके रहिए, क्लास में होने चाहिए आपसे। कल ये मत कहना कि सर कोई अर्जेंट काम हो गया था, हम कर नहीं पाए, ये हो गया वो हो गया। शीट आपको अभी मिल जाएगी। 40 क्वेश्चन आपके होने चाहिए डेफिनेटली बेटा। फ्री क्लास में आना। एक व्यक्ति 380 रुपए में चावल खरीदता है, गेहूं खरीदता है। बेटा आपने चावल, राइस और वेट यानी गेहूं खरीदा, ठीक। इनका वजन बेटा, इनका जो वेट है ना, वेट ये 4:3 में है। मतलब 4 किलो तुमने चावल खरीदे तो 3 किलो गेहूं खरीदे तुमने। हाँ। और उनकी कीमत बेटा, उनकी कीमत 5:6 में है। 5:6 में। दोस्तों आप मुझे ये बता दो, आपका खर्चा इस बात पे डिपेंड करता है ना कि तुमने चावल लिए 4 किलो, चावल का रेट कितना था 5 रुपए, तो बेटा चावल के कितने 20 रुपए बन जाएंगे ना बेटा। बेटा चावल के 20 रुपए बन जाएंगे ना। हाँ भाई, मैंने कितने चावल लिए, किस रेट पर लिए, उनका मल्टीप्लाई तो करना है। और बेटा गेहूं के कितने बनेंगे 18 रुपए। तुमने कहा भाई गेहूं क्या रेट है, अगले ने कहा 6 रुपए किलो, तुमने कहा तो 3 किलो, तो 6 × 18। टोटल तुम्हारी जेब से 38 रुपए खर्चा हो गया। सवाल कहता 380 रुपए खर्चा हुआ है। क्या दोस्तों अब कॉमन सेंस लगा लोगे ना कि इधर खर्चा 200 का हुआ होगा, इधर 180 का हुआ होगा, इधर चावल 200 रुपए के और गेहूं दोस्तों 180 रुपए के। मजा आया सवाल करके तुम्हें? दोस्तों ये आपकी ट्रेन चलती है, दोस्तों ये आपकी ट्रेन चलती है। बस ये आखिरी सवाल है बेटा अपना आज का। देखो ट्रेन में 2 प्रकार के बेटा कोच होते हैं। एक तो डिब्बे होते हैं फर्स्ट क्लास वाले और एक होते हैं बेटा सेकंड क्लास वाले। 2 प्रकार के कोच आपकी ट्रेन में थे। किराया कितना है बेटा? किराया भाड़ा कितना है? इसका किराया 3 रुपए है, इसका किराया 1 रुपए है। इतना फर्क। यात्री कितने आए बेटा? यात्री इसमें तो केवल एक ही बंदा आया और इसमें बंदे कितने आए? 50। तो आप दोस्तों मुझे बताओ, 3 रुपया देने वाला तुम्हें एक आदमी आया, तुम्हारी जेब में किराया 3 रुपए तो आएगा। तुम्हारी जेब में किराया 3 रुपए तो आएगा और इधर से तुम्हारी जेब में किराया 50 रुपए आएगा। टोटल बाबूजी आपकी जेब में कितने रुपए आए बताओ? आपने कहा जी टोटल हमारी जेब में 53 रुपए आए, 53 रुपए आए। दोस्तों ये 53 1325 की वैल्यू है क्या? वैल्यू सिस्टम। तो सेकंड क्लास से कितना किराया आया बेटा? सेकंड क्लास के लिए 50 से गुणा करना पड़ेगा। सेकंड क्लास के लिए 50 से गुणा करना पड़ेगा। 53 दूनी 106, 265 बेटा 5 से कटेगा, 25 5 125, 1250 रुपए उत्तर बन गया। क्या दोस्तों 40 नंबर तक की सवाल की बात डन है क्या? भैया किराया किस बात पे डिपेंड करता है कि कितने रुपए टिकट का खर्चा, कितने यात्री आए, वही तो सवाल करना है दोस्तों। आपकी क्लास आज हम इतनी पढ़ेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको बेटा पीडीएफ मिल जाएगी 5 मिनट में। 5 मिनट के अंदर बेटा आपके फोन में नोटिफिकेशन आएगा कि पीडीएफ आपको मिलने वाली है। दोस्तों 5 मिनट के अंदर अंदर सवाल मिलेंगे। 40 सवाल कल तक आपको करके लाने हैं बेटा। 40 सवाल कल तक आपको करके लाने हैं। अगर आपको 40 सवाल बढ़िया से हो जाए बेटा तो कल की क्लास को ठीक 4 बजे ज्वाइन कीजिएगा। प्यारे बच्चों आपसे निवेदन है, क्लास को लेट ज्वाइन मत करना। शार्प 4 o'clock बेटा ज्वाइन कीजिएगा। 4 बजे आप क्लास को मिलिएगा। अगर कोई इन 40 में से कोई सवाल रह गया तो मैं उसको भी रिपीट कर लूंगा। अगर कोई नया पॉइंट होगा तो आगे और पढ़ लूंगा बेटा। आज इतना ही काम करते हैं दोस्तों। अगर समझ में आई बात तो बेटा कोर्स को लाइक जरूर कर दीजिएगा बेटा। सेशन को आप लाइक कर दीजिएगा और
कोर्स को रेटिंग कर देना अगर आपको पॉइंट समझ में आए तो। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।